फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मैं मेजरली आंसर राइटिंग और ऐसे के सेशंस के लिए मैंने बोला था, क्योंकि मुझे लगता है उन दोनों चीज़ों ने जो है मेरे मार्क्स थोड़ा बताया था कि जीएस मेरा स्कोर 446 था और एसए में 130 था। तो मुझे लगता है इन दोनों चीज़ों ने काफ़ी हेल्प करी थी रैंक प्रोपेल करने में। सो आज का सेशन थोड़ा सा मैं बिगिन करता हूँ थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को लेकर। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कई बार एमलेसनेस आ जाती है कि ना स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। थोड़ी सी बुक लिस्ट बता दूंगा अपनी मेरी क्या थी, है ना। आप लोग बीच में फ्री के डाउट्स भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। कोई टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है, कुछ कॉलेज का है, कुछ भी है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे वी विल प्रोग्रेस टू आंसर राइटिंग और फिर एंड में हम लोग ऐसे के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, है ना। बीच में थोड़ा एथिक्स का भी बताऊंगा, कैसे केस स्टडीज अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है ना, कैसे कुछ टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो अब हमने इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है कि कैसे करना है। काफ़ी लोग आप में से हो सकते हैं कॉलेज में हो साथ में, काफ़ी लोग हो सकते हैं कॉलेज खत्म कर चुके हैं और अब फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं। दोनों के लिए प्रोसीजर सेम सा ही है। पहले तो सबसे बेसिक जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैंने पहले साल ली थी कोचिंग, ठीक है। ऐसी ही लोकल कोचिंग ली थी मैंने सिर्फ चंडीगढ़ से तैयारी करी, कभी मैं कहीं बाहर नहीं गया था दिल्ली दिल्ली पढ़ने, है ना। सो यहाँ वाले पॉइंट तक मैंने अपना एक बार बेसिक जो क्लासरूम नोट्स है वो कवर कर लिए थे। बट उस टाइम भी मेरा सेल्फ स्टडी नहीं था, क्योंकि मेरा 9 to 5 कॉलेज था, फिर 5 to 8 में क्लासेस लगाता था, फिर 8 बजे के बाद में घर चले जाता था। फिर उसके बाद कहाँ सेल्फ स्टडी होनी, कॉलेज का भी अगले दिन का काम है। तो पहले साल मैंने कहा कोई नहीं, मैं बस अपनी नोट मेकिंग खत्म कर लूँगा और अपना मैंने अच्छे से पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो अगला यहाँ तक साल था वो मैंने अपना किया कि मैंने अपनी सेल्फ स्टडी करी। जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, है ना, जैसे स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, उनको मैं साथ साथ अपनी क्लासरूम नोट से वो चैप्टर पढ़ा, फिर उसमें से चैप्टर पढ़ा, दोनों को कंपाइल कर लिया एक जगह। कंपाइलेशन वाला काम चला जिसमें मेरी सेल्फ स्टडी भी हो रही थी, ठीक है। फिर लास्ट वाला जो टाइम था, ये वाला आधा साल जो रह गया था, उसमें मैंने क्या करा कि मैंने अपने जो नोट्स मैंने अपने बना लिए थे, ठीक है, उनको और इनहैंस करा, इम्प्रूव करा। कुछ सब्जेक्ट्स थे एंशिएंट मेडिवल कल्चर में रह गए थे पहले, है ना, उनको कवर करा। और मैं क्या करता था कि जैसे मैंने आज अपना सोचा है कि 15 दिन में मैंने ये वाला सब्जेक्ट कवर करना है, मैंने उसको जब कवर करा उसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल किसी कोचिंग का सेक्शनल टेस्ट दे दिया कि हाँ ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट है, चाहे विजन का दे दो, किसी का भी दे दो, मार्केट से फोटोकॉपी वाली दुकान से उठा लो, खुद अटेम्प्ट करो। अगर उस वाले टेस्ट में आपके 100+ आ रहे हैं अपनी रिवीजन करके, तो मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। पर अगर 100 से कम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने टॉपिक देखना है कि यार हाँ ये 4 टॉपिक मेरे को क्वेश्चन गलत हो रहे थे, उनको दोबारा अच्छे से पढ़ना है। एट द सेम टाइम अगर 100+ भी आ रहे हैं और आपको पता है कि हाँ मेरे 30 क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो 30 क्वेश्चन आपने अपने नोट्स में ऐड कर दिए, ठीक है। तो ऐसे करके हमने जब सेक्शनल टेस्ट दे दिया है, एक इजी लेवल का, एक हार्ड लेवल का, हमने अपनी रिवीजन कर ली है, पहले वाले फेज में अपने नोट्स कंपाइल कर लिए, तो कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे करके हमने अपने सारे सब्जेक्ट्स को सेक्शन बाय सेक्शन चलना है, ठीक है। अब एक मेन डाउट आता है कि सर क्या है, हमें एक दिन में एक सब्जेक्ट करना चाहिए, 2 करेंगे, 3 भी करना है ना। मैं तो पर्सनली देखो यार एक ही करता था, क्योंकि मुझे था अगर आज मैं सुबह हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, शाम को पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, पता चला मेरा हिस्ट्री का कुछ पार्ट रह गया, मैंने फिर पॉलिटी शुरू कर दिया, फिर अगले दिन पॉलिटी का बैकलॉग रह गया, हिस्ट्री का तो चल ही रहा है, तो वो मज़ा नहीं आएगा उसमें, है ना, समझ नहीं आएगा कुछ अच्छे से, हमारे अंदर टेंशन क्रिएट होता रहेगा और काम नहीं लगेगा। अगर आपने कुछ साथ साथ पढ़ना ही है तो इट वुड बी बेटर कि आप थोड़े थोड़े करंट अफेयर्स पढ़ लो, ठीक है। ये ज़्यादा जरूरी रहेगा रादर देन कि आप अपना सब्जेक्ट ही 2-2 लेके चलो, कि कोई बात नहीं, देखो 1 साल तो लगेगा सिलेबस कवर करने में, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है ना कि भाई 6 महीने में सारा कवर करके मैं चला जाऊँगा, आगे साल तो लगेगा। उसके बाद थोड़ी सी सेल्फ स्टडी भी लगेगी, ये तो एक मिनिमम प्रीरिक्विजिट है ही। उसके बाद काफ़ी लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर का क्या सीन रहता है ना, कितना पढ़ना चाहिए, क्या आप डेली पढ़ते थे। देखो मेरा तो कॉलेज भी था, इंटर्नशिप भी थी, तो डेली तो मैं नहीं पढ़ पाता था, है ना। मैंने हिंदू पढ़ता था, मैं इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है, कोई भी पढ़ सकते हो आप, दोनों ही ठीक है। तो उसमें ऐसा था कि कई बार रह गया न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर टेंशन होती है 3 दिन का पाइलअप हो गया, भाई अभी इकट्ठे एक दिन पढ़ना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होता है उसमें। न्यूज़पेपर पढ़ने में भी पहले 1.5 घंटा लग जाता है, अभी भी लग जाता होगा कई बार, है ना। तो उसमें ऐसे ही है कि अपना लिमिट सेट कर लो कि यार 1 घंटा न्यूज़पेपर, उसकी ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। और उसमें मेरा मेन एम न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स नहीं था। कई लोग न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते हैं, देखो मैंने दोनों टाइप के लोग देखे हैं, एक जिन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा वो भी सिलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए हैं वो भी सिलेक्ट हुए हैं। देखो गलत कोई तरीका नहीं है, बट मैं पर्सनली क्या करता था, न्यूज़पेपर मेरे लिए था कि थोड़ी सी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव होगी, थोड़ा सा जो करंट अफेयर्स है वो मोटा मोटा थीम पता चल जाएगा कि आजकल यार G20 की कॉन्फ्रेंसेस चल रही है, SCO का है, कि फ्रांस के साथ इंडिया का चल रहा है आजकल, है ना, ये सब बातें पता चल जाएगी। और चौथा है, तीसरा है कि जो हमारा इंट्रो बॉडी कंक्लूजन का फॉर्मेट है ना, जो एडिटोरियल्स में होता है, वो सेम हमने आंसर्स में लिखना है वैसे टाइप का, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो भी डेली वही अखबार पढ़ता है, तो उसको भी आदत है कि उस फॉर्मेट में उसने चेक करना है। तो ये 3 चीज़ों के लिए न्यूज़पेपर मेरा सोर्स था। बाकी करंट अफेयर्स के लिए मेरा क्या रहता था कि मैं जो मंथली कंपाइलेशंस आती है मैं वो पढ़ता था,
उसमें भी मेजरली इकोनॉमी, एनवायरनमेंट है ना, थोड़ा सा कल्चर, ये 3 कंपोनेंट में पढ़ लेता था। और जो मोस्टली वो भी हो जाता था, कई बार रह गया या नहीं पढ़ पाए, तो एंड में ईयरली कंपाइलेशन जैसे पीटी आती है ना, पीटी भी पढ़ ली मैंने, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, कल्चर की, थोड़ी बहुत साइंटिफिक, ये 4 बस पढ़नी थी मैंने, क्योंकि मेरे को था कि यार अगर 100 क्वेश्चन है पेपर में, 12 होंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है, उन 12 में से अगर मैं सारी दुनिया का सब कुछ पढ़ लूँ तो मुझे 5 से ज़्यादा पक्के तो पक्के नहीं आते, है ना, कि इससे ज़्यादा मुझे आते होंगे, तो हम करंट अफेयर्स पे कई बार अनड्यू वेटेज दे देते हैं जितनी उसकी ज़रूरत नहीं है ना। बाकी जो 88 क्वेश्चन है वो तो स्टैटिक के हैं। अगर मैं अपना पॉलिटी वगैरह ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँ, जैसे मैंने पॉलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई करा था, तो मेरे 10 में से 10 ठीक हो गए थे प्री में, तो मेरे को जो करंट अफेयर्स की गलतियाँ थी तो मेरे को ज़्यादा वो नहीं हर्ट करी, है ना। तो हमें अपना एक कॉम्पोनेंट स्ट्रॉन्ग रखना है, और करंट अफेयर ऐसा कॉम्पोनेंट है जो बहुत मुश्किल है स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि उसके अंदर वेग्स है, जेनेरिक से कुछ आ ही जाएगा। अब लास्ट ईयर जो मेरा वाला पेपर था उसमें आ गया था कि सोमनाथ टेम्पल के पास कोई नया सर्किट हाउस इनॉपरेट हुआ है, तो वो करंट अफेयर तो कहीं पे भी नहीं लिखा है ना, मैं वो कहाँ से पढ़ लूँगा। तो इसलिए बेटर है कि हम अपना स्टैटिक वाला कॉम्पोनेंट है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। तो अब यहाँ बात आ जाती है हमारी बुक लिस्ट की, कि बुक लिस्ट क्या है ना। सो मॉडर्न हिस्ट्री की सबको पता है स्पेक्ट्रम है, आप विपिन चंद्र भी पढ़ सकते हो अगर आपको लगता है वो है, दोनों बराबर है। मैं पर्सनली स्पेक्ट्रम पढ़ता था। पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत ही एक वन सोर्स होगी। ज्योग्राफी के लिए ऐसे है कि एक तो जो हमारी 11th की फिजिकल ज्योग्राफी है और 12th की इंडियन ज्योग्राफी है ना, थोड़ा बहुत सोशल ज्योग्राफी वाले जो बुक है वो भी देख लो, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी। उसके अलावा जो हमारी जीसी ले होंगे उसके अंदर से क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट है ना, बाकी सब एनसीईआरटी जैसे ओवरलैपिंग ही है। तो जीसी ले होंगे भी, जब आपने एक बार, जैसे मैं तो 11th की फिजिकल ज्योग्राफी के नोट्स बना लिए थे हर एक चैप्टर के खुद से, कि 1.5 पेज का एक चैप्टर कंपाइल करके रख लिया, फिर जीसी ले होंगे से वही चैप्टर पढ़ लिया था, जो 2 बातें एक्स्ट्रा थी वो उसी नोट्स में ऐड कर लिए थे। तो बाय द एंड ज्योग्राफी का जितना कंपाइलेशन था ये फिजिकल ज्योग्राफी का था। वर्ल्ड मैपिंग के लिए आप यूट्यूब पे जाओ, कोई भी चैनल देखो, आपको जो लग रहा है कि भाई वो वर्ल्ड मैपिंग ठीक करा रहा है, सुदर्शन गुर्जर सर का फ्री चैनल है, किसी का कुछ है, तो वहाँ से आप कर लो। और ऑल दिस टाइम जो क्लासरूम नोट्स हैं उनको भी साथ साथ लेके चलो, है ना। किसी भी कोचिंग की कोई भी क्लासरूम नोट्स आपके पास है, सब बराबर है। आपने अपना जो फिजिकल ज्योग्राफी जैसे एनसीईआरटी है साथ में अपने नोट्स खोल ले, दोनों को पढ़ लिया सेम चैप्टर, जहाँ पे कम ज़्यादा है वो उसमें ऐड कर, ठीक है। कंपाइलेशन का काम साथ साथ चलता रहना चाहिए, क्योंकि एंड में यही काम आएगा। मैंने अपने कंपाइलेशन बना दी ना, कभी एनसीईआरटी नहीं उठानी, कभी क्लास नोट्स नहीं उठाने, है ना, अब सिर्फ वही पढ़ना है। और क्योंकि वो इतनी मेरे 40-50 पेज है, उन्हीं को मैं बार बार पढ़ी जाऊँगा, तो जब मैं 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ रहा हूँ तो वो रट्टा ही बन जाता है उसमें, चाहे ना चाहो। तो कोई बोलता है याद नहीं होता, वो याद तभी होएगा जब हम एक ही कंपाइलिंग सोर्स को मल्टीपल बार पढ़ेंगे, है ना। हर बार अलग अलग चीज़ पढ़ेंगे तो वो याद नहीं होगा। सो ये ज्योग्राफी का था, है ना। इसके अलावा हमारा और क्या है, इकोनॉमी के लिए ना कोई भी आप बुक ले लो, है ना, संजीव वर्मा सर की बुक है, नितिन सिंघानिया की बुक है ना, कोई भी बुक है वो आप ले सकते हो। पर्सनली मैंने क्या किया था कि यूट्यूब पे जो मृणाल सर के पुराने वीडियोस पढ़े हैं ना 2016-15 के, तो वो वाले मैंने पढ़ लिए थे, उनसे मैंने खुद ही वीडियो देखते देखते नोट्स बना लिए थे, प्लस जो कोचिंग का मटीरियल है वो साथ में रखा, वो दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया था, वो मेरा सोर्स था। उसके अलावा सोर्स के अंदर ये भी आता है कि जो मैंने टेस्ट दिया है उसके अंदर गलतियाँ हुई हैं वो मैंने ऐड करी, अब वो भी मेरे उसका पार्ट बन चुका है नोट्स का, तो मैं उसे दोबारा पढ़ूंगा तो वो वर्चुअली मेरे को दोबारा वो टेस्ट भी नहीं कभी देखने पड़ेगा, ठीक है। तो ये इकोनॉमी का था, है ना। अब कुछ टॉपिक्स हैं जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री। अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर देखो प्री में तो कुछ आता नहीं है, मेंस में एक क्वेश्चन आएगा जीएस वाले और कहीं नहीं आएगा। सो वो सब्जेक्ट ऐसा है जिसको हम लीस्ट प्रायोरिटी देंगे अगर टाइम कम है ना। पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा वेटेज दिया नहीं था, और ना प्री में क्वेश्चन आया ना मेंस में, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा हम स्मार्टली भी खेलेंगे कि हमने ऐसा नहीं करना कि इतनी मोटी बुक वर्ल्ड हिस्ट्री की पढ़ी जा रहे हैं कि भाई फायदा होएगा, एक क्वेश्चन आना है देखो जीएस वन में, तो थोड़ा सा देख के खेलेंगे हम क्या है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ आती है एथिक्स। अब एथिक्स में मैंने तो यहाँ से फ़ोन कर दिया था कि डेली फोटोकॉपी वाला भी कौन से अकेडमी की सबसे ज़्यादा अपडेटेड नोट्स है, तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने लुकमान के सुने थे, तो मैंने कहा शायद उनके करने होते हैं, तो मेरे वो तो पुराने हैं 2020 के बाद से आए नहीं है, तो उन्होंने मुझे बाजीराम के भेज दिए थे, सारे मोरल सेम थे, ठीक है, वो करना है। बाकी केस स्टडीज़ का पैटर्न मैं आपको बताऊंगा सब्सिक्वेंटली, तो आप वही पैटर्न फॉलो कर देना, मैंने बड़ा टाइम लगा के उसको डेवलप किया है, तो वो मोरलेस वही है, मैंने फाइनली यूज़ किया था, वो काफ़ी अच्छा भी है, ठीक है। कोई सब्जेक्ट रह गया? तो मोरलेस सारे कवर हो गए है ना। तो आपने देखना है कि ये सोर्सेज अपने फॉलो करने हैं, और एक स्टैंडर्ड बुक हर सब्जेक्ट की पढ़नी ही है। सिर्फ ये नहीं करना कि हम लोगों को आलस आता है स्पेक्ट्रम पढ़ने में, लक्ष्मीकांत पढ़ने में, कि हम लोग क्लास नोट्स ही पढ़ लेंगे, बट नहीं, वो भी बहुत एसेंशियल है। और उसमें एक चीज़ और आती है नोट मेकिंग, अब कि नोट्स किस चीज़ के बनाने चाहिए। सो नोट मेकिंग में ऐसे है कि
जनरली जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है ना या जो डायनामिक टॉपिक्स हैं जो बार बार याद नहीं होते हम उनके बनाए। जैसे मैंने पर्सनली चार्टर एक्ट से बनाए थे, मुझे कभी याद नहीं होते थे, है ना। मैंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से बनाए थे, पेजेंट रिवोल्ट्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स। पॉलिटी में ना सबसे बड़ी दिक्कत हम ये करते हैं कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपीज, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट यहाँ तक तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट वहीं पे बात खत्म हो जाती है। उसके बाद जो गवर्नर, स्टेट वाली बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, वहाँ तक हम कभी पहुँचते ही नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया था कि लास्ट वाले पार्ट में मैंने ज़्यादा फोकस करा था। तो मुझे पता चल गया कि स्टार्टिंग वाला तो यार मैं हर बार पढ़ लेता हूँ, पहले 10 चैप्टर पढ़ के मैं बोलता हूँ काफ़ी पढ़ाई होगी, फिर वहाँ बाद तक छूट जाता है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स बनाए एक दिन बैठ के, मैंने कहा यार ये अच्छे से बनाते हैं कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ऐसे ऐसे चैप्टर एंड में एक एक पेज के वो छोड़ देते हैं हम और उनमें से क्वेश्चन निकाल देते हैं। तो इसलिए वो वाला पार्ट भी हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो फिर ये नोट मेकिंग का है कि जो आपको मुश्किल लगता है, डिफिकल्ट लगता है, वो बनाओ। जैसे मैंने फिजिकल ज्योग्राफी के एक बार नोट्स बना लिए थे बैठ के। एंशिएंट मेडिवल कल्चर रह गया था जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा। सो इसके अंदर मैंने क्या किया, जो 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटीज हैं सीबीएसई वाली, तमिलनाडु वाली नहीं, तो मैंने उनके नोट्स बना लिए थे एक दिन बैठ के पूरे एक रजिस्टर में कि जो जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट लग रहा है बना लिए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जो न्यू वाली एनसीईआरटीज आई है थीम्स वाली एंशिएंट मेडिवल की, वो वाली मैंने रीड करी। उसके अंदर जो न्यू वर्ड्स वगैरह लिए हुए हैं उनके पेजेस फाड़ के अपने नोट्स में ऐड कर लिए। ये न्यू वर्ड्स ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डज दिस मीन, मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। और मैंने क्योंकि सीएपीएफ का पेपर 2 बार क्लियर किया था 21 और 22 में, तो उसके अंदर मैंने देखा न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए थे पिछले साल 3 लगातार। तो फिर मतलब यूपीएससी के रहता है पेपर भी, तो मतलब दे आर मूविंग टुवर्ड्स न्यू एनसीईआरटीज, तो थोड़ा सा हमें न्यू एनसीईआरटीज को भी देखना पड़ेगा। कल्चर के लिए नितिन सिंह हनी सर की आती है बुक, है ना, जो कल्चर की है, तो उसमें से 5 टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक हो गया बुद्धिज्म, जैनिज्म, एक हो गया भक्ति सूफी, है ना, एक हो गया स्कूल्स ऑफ थॉट, और एक लास्ट हमारा हो गया टेम्पल्स, ठीक है। ये 5 टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट होते हैं, जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो हम पहले इन पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद जो डांस है, सॉन्ग्स है, ये सब है, वो बाद में हम लोग रीड कर लेंगे कि इनकेस दिमाग में अटक जाए, है ना, क्योंकि हर चीज़ तो हम पूरी नहीं पढ़ सकते। तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने। और दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यूज, है ना। पीवाईक्यूज का ऐसे है कि हम लोग वेट करते रहते हैं लास्ट तक कि यार कोई कराएगा पीवाईक्यूज तो तब हम करेंगे, बट नहीं, आप खुद ही एक्सरसाइज शुरू कर दो। थोड़ा बहुत टाइम लगता है बट इतना नहीं है। आपने क्या करना है, अपने पेपर 2013 से लेके 2022 तक के आप धीरे धीरे करके उठाओ, सब्जेक्ट वाइज उठाओ, चाहे सब्जेक्ट वाइज आती हैं पीवाईक्यूज की बुक्स भी, है ना। तो उसमें से आप देखो कि हर एक ऑप्शन भी एग्जामिन करो कि क्यों है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि पिछले पेपर में कोई और ऑप्शन था करेक्ट, नॉन करेक्ट वाला, और अगले साल उसी के ऊपर उठा के क्वेश्चन डाल दिए। तो है ना, अगर हम पीवाईक्यूज का ही अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है और कौन सा नहीं, है ना। हम ये भी वेट करते हैं कि यार कोई कोचिंग वाले बताएंगे, कोई बताएगा इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, वो बताएंगे जरूर, बट आप अपनी तरफ से भी एक्सरसाइज करो कि पीवाईक्यूज देख के खुद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो। अब मैंने ये 5 टॉपिक्स बताए आपको, तो मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने पीवाईक्यूज देखे, मेरे को पता चला यार हर साल इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला मैं इंडेप्थ पढ़ लेता हूँ। अब इन टॉपिक्स को चाहे मैं एनसीईआरटी से भी पढ़ूँ, स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ूँ, यूट्यूब पे वीडियो डाल के भी पढ़ लूँ, जितना पढ़ सकता हूँ इन 5 टॉपिक्स के बारे में पढ़ूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही इनमें से आने में जरूरी है ना। नॉन इंपॉर्टेंट वाला बाकी जो है वो मैं अपना स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ता रहूँगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन वाली जो गेम है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। मेंस में भी अगर आप देखोगे, मैं आपको बताऊँ ना, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके अंदर 5 ही टॉपिक्स हैं जो हर बार आ रहे हैं। इनफैक्ट इन 5 टॉपिक्स को मैंने बहुत अच्छे से करा था और इनमें 3 क्वेश्चन सीधे आ गए लास्ट ईयर जीएस के, ठीक है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है, कोस्टल सिक्योरिटी है ना, बॉर्डर मैनेजमेंट है, और 5वां हमारा कौन सा है, साइबर सिक्योरिटी, है ना। तो ये हमारे 5 टॉपिक्स हैं जो हर बार घूम फिर के आएंगे। तो अगर आप कोई भी साल का पेपर उठा लेना, हर अल्टरनेट साल में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हमारा, है ना, साइबर सिक्योरिटी हर अल्टरनेट साल में आ जाता है, बॉर्डर मैनेजमेंट आ जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम पहले से ही इसका इंट्रो बॉडी कंक्लूजन बना के जाएंगे। पेपर में क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा अगर चेंज है तो थोड़ा सा चेंज करके अपना सेम मटेरियल लिखाएंगे। तो ये टॉपिक्स की जो आइडेंटिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। GS2 का देखोगे, हर बार हमें पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप पे क्वेश्चन आता है, हर बार हमें पता है विमेंस मूवमेंट्स पे क्वेश्चन आता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम ई गवर्नेंस पे हर बार क्वेश्चन आएगा, तो मैं पहले से ही इनके कंक्लूजन वगैरह घर से लिख के गया था कि पेपर में आएगा, तो कम से कम इंट्रो कंक्लूजन तो मेरे पास रेडी हो। बॉडी वाला पार्ट हम खुद से वहाँ पे जनरेट कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या। अब एग्जाम्पल्स तो याद करें मैंने सबकी, अगर वो कुछ और पूछ लें कि SHGs का बता दो सोशल और इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या होगा, रादर देन कि SHGs के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो थोड़ा सा अंदर एग्जाम्पल्स में याद करके क्या कर सकते हो, मैं वहाँ पे डाल दूँ। तो पीवाईक्यूज प्लीज़ अच्छे से करना, और अगर मेंस के लिए तैयारी करनी है तो बेस्ट है कि आप साथ साथ ना टॉपर्स कॉपीज देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली देखता था श्रुति शर्मा मैम की कॉपी है, सृष्टि देशमुख मैम की, कि वो ऐसा क्या लिख रहे हैं कि इनको ज़्यादा मार्क्स मिले।
तो है ना उनकी टेक्निक्स में थोड़ी थोड़ी ट्राई करता था इनकलकेट करूँ, प्लस जो मेरा अपना खुद का स्टाइल है वो भी मैं करता था। तो है ना ये वाली बात होती है स्ट्रैटेजी की। तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है किसी भी तरीके का कि भाई क्या है, कुछ पूछना है तो। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारी स्ट्रैटेजी वाला पार्ट रहेगा। अगर एक साल की टाइमलाइन अगर कोई मेरे से पूछे अब, है ना, सो अगर अभी फॉर एग्जांपल जुलाई चल रहा है ना, अगले साल जून में पेपर है, ठीक है, यहाँ पे कहीं दिसंबर, तो अब हमारा ये में आपकी जितनी क्लासेस हो गई हैं कि हमें अपना प्रीलिम्स की जो क्लासेस वगैरह वाला पार्ट है, जितना भी टाइम लगेगा वो सबसे पहले वो खत्म करनी है। ठीक है, एक बार वो अच्छे से खत्म करना है हमें। अगर तो आपकी क्लासेस हो चुकी हैं खत्म, कि आपको एक बार सिलेबस का आइडिया लग चुका है कि क्या है, सब कुछ कर लिया है, तो ये वाला पार्ट जो है थोड़ा यहाँ से सितंबर तक ये वाले पार्ट में फिर आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, इन केस अगर ये आपका पार्ट नहीं हुआ है अभी सिलेबस वाला, तो आपको एनीवेज फिर तो आपको प्री पे ही ज़्यादा फोकस करना है, और एनी डे आपको पेपर में वैसे भी प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्रीलिम्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ द एग्जाम। ठीक है, मेंस प्रेडिक्टेबल है, मेंस के जैसे हमने बता दिया, हम आइडेंटिफाई करके जाएंगे, हमें पता है ये क्वेश्चंस आने हैं, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, ये सब पे फूड प्रोसेसिंग, पीडीएस, इन पे हर साल क्वेश्चन आने हैं और आएंगे, तो वो हम पढ़ के जाएंगे तो वो इजी हो जाता है मेंस, है ना। दिक्कत सारे प्रीलिम्स की है कि हर साल वेग हो रहा है, अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, सीसैट मुश्किल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो प्री निकालना इंपेरेटिव है। तो प्री पे हम ज़्यादा फोकस रखेंगे ही, मेंस पे रखेंगे बट प्री पे ज़्यादा रखेंगे। वैसे भी अगर प्री नहीं निकला, प्री निकलने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं मेंस हो जाता है, थोड़ा हम लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, पुश मिलता है हमें, हम लोग अच्छे से 3 महीने लगाते हैं और फिर मेंस लिखते हैं। और मेंस नहीं निकला तो भी ठीक है, एटलीस्ट अगले साल के लिए थोड़ा सा हमारा प्रेप हो चुका है, बट प्री ना निकले तो बड़ा एवलेस सा काम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे। नहीं हुआ है तो यहाँ तक आपको ट्राई करना है कि नवंबर तक यार मैं प्री का खत्म कर लेता हूँ, है ना। फिर इफ पॉसिबल है तो एक महीने थोड़ा सा हम आंसर राइटिंग के फीडबैक वगैरह एनालाइज करके देख के रख लेंगे, बस ज़्यादा इतनी हैवी नहीं कर पाएंगे आंसर राइटिंग एक महीने में। बट एनीवेज आपको जो है अपना जैन से लेके जो जून तक है, या फेब से लेके जून तक है, ये 2 महीने आप आंसर राइटिंग को रख सकते हो। ये वाला पार्ट जो है सोनली फॉर प्री की रिवीजन ही रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आप अपने फुल लेंथ टेस्ट लिखोगे, आप अपने सेक्शनल टेस्ट लिखोगे, है ना, और ये सब वाला पार्ट है, क्योंकि रिवीजन के बिना प्री का कोई फायदा नहीं है। एट द सेम टाइम प्री का जो पेपर है, आप जब पहली बार अपना पेपर देखोगे ना, तो आपको 100 में से शायद 25 से 28 क्वेश्चन ही आते होंगे, जो शायद कम का आते हैं, उससे ज़्यादा आपको पक्का ही नहीं आते होंगे, चाहे आप सब कुछ पढ़ चुके हो। तो मेन गेम प्री की ये है कि आपको वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो है अपनी अवेयरनेस रखनी है, दिमाग खुला रखना है। ठीक है, मतलब पेयर्स वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, उनको क्या करना है। तो पेयर्स वाले जब मैंने पेपर दिया था तो उस साल फर्स्ट टाइम आए थे 2022 में, तो मेरे पहले 4 क्वेश्चन वही थे, तो मैंने देखा तो मैंने कहा ये बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या है ये, तो मैंने फटाफट से स्किप कर दिया और मैंने पहले इजी क्वेश्चन ढूंढ के वो कर दिए। फिर जब सेकंड रीडिंग में मैं आया तो मैंने एक क्वेश्चन ऑब्जर्व किया कि जैसे अगर ये ऐसे दिया हुआ थी 4 चीज़ें, उसने बोला हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कोई लोकेशन के साथ मैच करना था, तो मुझे चलो एक पता चल गया कि हाँ यार ये तो पक्का ठीक है ना। एक का मुझे आइडिया लग गया कि यार ये पक्का ही गलत थी, अब 2 में मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, बट मैंने समझ देखा कि यार ये वाली जो बात है ना वो तो इसका आंसर था, है ना, तो फिर मेरे को पता चल गया तो मतलब ये इसका होगा। तो मैंने कहा अगर यूपीएससी ने एक चेंज कर दिया तो मतलब दूसरा उसने ठीक ही करा होगा, तो मैंने 2 ओनली कर दिया। सो वहाँ पे ऑन द स्पॉट थोड़ा थोड़ा हम लोग डिराइव कर रहे हैं, थोड़ा सा स्मार्ट गेस कर रहे हैं कि यूपीएससी जनरली क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरचेंज कर देता है चीज़ों को, तो ओनली 2 पेयर्स ज़्यादा थे करेक्ट थे। तो बाहर आके भी मैंने देखा तो वो कहते हैं कि 65% प्रोबेबिलिटी है आपका आंसर ठीक होगा अगर आप ओनली 2 पेयर्स करो, बट ये रूल नहीं है ना कि आप हर बार भी ओनली 2 पेयर्स ही कर दो, बट वहाँ पे इसलिए अपने दिमाग खोल के पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब एक क्वेश्चन पे आया हुआ था कि कीनिया के इतने % लोग यहाँ पे माइग्रेट करके हैं, ये वो ऐसे वैसे, तो पेपर में क्वेश्चन देखा तो मेरे मोस्टली सारे दोस्त छोड़ ही आए थे, और मैंने उसको एक बार बैठ के ऑब्जर्व किया कि ये क्या क्वेश्चन है, तो उसने बोला कीनिया में कुछ सिविल स्ट्राइक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इतने फ्यू माइग्रेंट्स आर माइग्रेटेड वहाँ पे किसी और लोकेशन पे, तो अगर एक भी बंदा चला गया होगा किसी रीजन से वो स्टेटमेंट सही है ना। तो मैंने वही सोचा कि अगर एक भी बंदा बाई चांस निकल गया तो वो ठीक है। तो यूपीएससी को भी पता है कि कल को आंसर पे क्लेम हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने दिखा दी कि यार एक बंदा माइग्रेट करा था, तो कभी भी ऐसी जेनेरिक स्टेटमेंट्स जो है वो गलत नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट सही होगी। फिर दूसरी स्टेटमेंट मैंने ऑब्जर्व करी तो वो भी ऐसे करके अंदाजा लग रहा था, है ना, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट से बोला सम फ्यू माइग्रेट्स आर माइग्रेटेड टू यहाँ पे, और दूसरी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड थी कि यहाँ पे इतना कुछ नहीं हुआ है ऐसे वैसे, तो पता चल गया था दूसरी गलत है। तो अगर मैं उस क्वेश्चन को छोड़ ही देता देख के कि यार ये तो कभी सुनी नहीं है बात, तो वो क्वेश्चन तो गलत हो जाता रह जाता। तो इसलिए हम लोग हर क्वेश्चन को ध्यान देंगे, टाइम देंगे,
ट्राई करेंगे निकालने का, क्योंकि यूपीएससी को भी पता है कि बच्चे ने ये चीज़ नहीं पढ़ी, वो क्वेश्चन दे ही इसलिए रहा है क्योंकि वो सॉल्व किया जा सकता है बिना पढ़े। तो थोड़ा सा अवेयरनेस वहाँ पे लगाएंगे। तो मैं पर्सनली प्री में सारे 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, है ना। तो जनरली बहुत अच्छी बात नहीं है कि 100 के 100 करो, बट आई वुड सजेस्ट कि इस पॉइंट पे पेपर ऐसा है कि 90+ तो करने पड़ेंगे, 90 तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि पेपर इतना वेग और जेनेरिक्स है कि आपको 25-30 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आपको आइडिया नहीं है कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक होंगे। तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप 60-70 क्वेश्चन करके आओगे तो आप वर्चुअली आउट ही हो, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी किसी की नहीं होती, है ना। मोस्टली सारे क्वेश्चन ठीक होते हैं, 100 में से भी आपके 50 समथिंग या 60 क्वेश्चन ठीक हो गए तो ठीक है, कहीं ना कहीं तो पहुँच जाएंगे उससे। अब तो कट ऑफ भी 88-87 इतना ही रिवॉल्व करता है ना। और दूसरी बात है सी सैट की। अब पर्सनली देखो, मैंने तो जो सी सैट है ना उसको कभी इतना ज़्यादा वो नहीं किया था, क्योंकि मैंने विजन का जो अभ्यास होता है एंड में वो दिया था, उसमें 130 आ रहे थे, PYQs देखा 120-130 आ रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है। बट पिछले साल का पेपर भी थोड़ा सा मुश्किल था पहले सालों से, तो मेरे अल्टीमेटली 105 के करीब बने नंबर जो मार्कशीट आई। मैंने कहा ठीक है, काफ़ी डिसेंट है। तो इसमें भी ये नहीं था, मेरा मैथ्स तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैं वैसे भी MBBS करा, मैथ्स का तो कोई बैकग्राउंड है नहीं, तो मेरा मेन ये होता था कि पैसेज वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अब मोस्टली काफ़ी लोगों को पैसेज में दिक्कत आती है, तो उसके लिए भी मैंने कुछ अपना डिराइव करा हुआ था, वो भी PYQs की एनालिसिस से ही करा था। सो उसके अंदर ऐसे कि ये पैसेज आया, तो बोलेगा व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस पैसेज, है ना। 1 2 3 4 ऑप्शन है। अब 2 स्टेटमेंट्स हमें पता चल जाएंगे ये गलत है, 2 रह जाती है। अब उसमें क्या होता है कि अगर कोई बिजनेस एथिक्स है ना, यहाँ पे कुछ उसमें बिजनेस एथिक्स लिखा होगा, एक ऑप्शन में कुछ बिजनेस एथिक्स लिखा होगा और अगला होगा कि इंडिया विल बिकम ग्लोबल सुपरपावर ऐसे। तो हमारी फर्स्ट टेंडेंसी होती है कि हाँ यार, कि 10th में आदत होती है ना, आंसर पैसेज के अंदर ही होता है, तो हम लोग देखते हैं कि हाँ यार यहाँ बिजनेस एथिक्स लिखा था, इससे कुछ मिलता जुलता लग रहा है, यही आंसर होगा। बट मोस्ट लाइकली आंसर ये होगा हमेशा, क्योंकि हमें जो भी क्रक्स ऑफ पैसेज है ना उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना है। हमें ये देखना है कि ये इतना बड़ा पेज था, उसमें से हमें ये उठा के दे दिया, तो ये जो पेज है उसके आगे पीछे वाली बात है, उसकी हेडिंग क्या होगी, है ना। अगर बिजनेस एथिक्स है उसके बारे में लिखा है तो हमने एक्स्ट्रापोलेट करना है कि हाँ यार, इंडिया के अंदर बिजनेस ठीक हो जाएगा तो इंडिया की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी और हम ग्लोबल पावर बन सकते हैं। तो हमने हमेशा एक पैसेज को मैक्रोस्कोपिक लेवल से एनालाइज करना है, और ये हम कैसे कर पाएंगे, तो PYQs थोड़े अच्छे से करेंगे पैसेज के, और ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ यार, ऊपर लेवल से मैं देखना चाहता हूँ क्या है, अपना खुद का एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे PYQs में, और अल्टीमेटली हम करेक्ट आंसर पे आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये सी सैट की गेम है कि हम लोग पैसेज वाले क्वेश्चन से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब IIT के क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं तो हम नहीं कर सकते, है ना। मैंने काफी लोग देखे हैं जो IIT मैंने नहीं क्लियर कर पाए सी सैट, पर आर्ट्स वालों ने काफी ने क्लियर कर लिया, है ना। सो वही है कि हमने बस अवेयरनेस रखनी है वहाँ पे और आइडेंटिफाई करना है। मैथ्स का इतना लंबा क्वेश्चन है तो मैं अभी नहीं करूँगा, इसको मैं बाद में करूँगा, पहले मैं पैसेज वाले कर लूँगा, मेंटल एबिलिटी वाले कर लूँगा, है ना। और वहाँ पे भी ट्राई करना है। अब वो बोले ABCD हमने पहले सीधी लिखी है, फिर हमने ABCD जो है वो उल्टी लिखी है, तो बोलेंगे कि 51st नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है। और कई बार हम छोड़ देते हैं यार, इसका तो फॉर्मूला पता नहीं है क्या करना है, तो मैंने तो रफ शीट पे मैंने पूरी ABCD सीधी लिखी, फिर उल्टी लिखी, फिर मैंने काउंट करा 51 में, फिर मैंने कहा हाँ आई अल्फाबेट बनता है, ठीक है। तो फिर ऐसे ऐसे करके ब्रूट फोर्स से हम लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को, ना गिव अप नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि सी सेट में 66 चाहिए, पैसेज से काफी नंबर बन जाएंगे थोड़े थोड़े ऐसे जो हम ब्रूट फोर्स से सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं मैथ्स में, ऐसा नहीं है सारी मुश्किल है। कोई क्वेश्चन तो होएगा कि हाँ बोट ऐसे सीधी जा रही थी, उल्टी जा रही थी, कितनी वेलोसिटी वगैरह होगी, तो ये सब भी हम PYQs देखेंगे। कुछ क्वेश्चन जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये है वो है, उनके फॉर्मूले हम थोड़े बहुत तो देख के जाएंगे। यूट्यूब पे किसी भी चैनल की हेल्प ले सकते हो, ढूंढते रहो, एक्सप्लोर करते रहो, बहुत रिसोर्सेज हैं आजकल ऑनलाइन भी, है ना। बाकी कोई यहाँ पे टीचर है उनसे भी बात कर लेना जैसे भी आपको लगता है ना। सो ये हमारा बेसिकली सी सैट की अप्रोच रही थी मेरी। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि आंसर राइटिंग के अंदर एक अच्छा आंसर क्या होता है, क्योंकि आंसर राइटिंग मुझे लगता है काफी मुझे टाइम लगा था। सो उसके अंदर जब हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आएगा ऐसे करके, है ना, ये क्वेश्चन है, तो इसके अंदर उसने बोला है कि जैसे जीरियाट्रिक एज ग्रुप है या कुछ चलो मिनरल रिसोर्सेज हैं, कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू इट, ऐसे क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना देंगे, यहाँ पे लिखेंगे FIG फिगर कि मिनरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड का मैप बना देंगे। अगर इंडिया का है तो हम लोग इंडिया का मैप बना देंगे ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिसोर्सेज बता देंगे क्या क्या है, सिंगल लाइन में हम ऐसे करके लिखेंगे। फिर यहाँ से हमारी इंट्रोडक्शन चलेगी आंसर की, है ना, यहाँ तक आएगी। फिर इसके बाद उसने अगर पूछा चैलेंजेस, तो हाँ हम लोग चैलेंजेस लिखेंगे ऐसे 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 करके। फिर यहाँ पे उसका सब पार्ट भी एक और हम लोगों को ढूंढना है, टोटल हर क्वेश्चन के 4 सब पार्ट्स होंगे,
अब वो कैसे ढूंढने वो भी मैं एग्जाम्पल एक बताता हूँ। फिर यहाँ पे आपका सेकेंड सब पार्ट आपने कर दिया, फिर यहाँ पे आप बताओगे ऐसे करके सोल्यूशंस क्या है 1 2 3 4 5 और हर एक में ट्राई करना है कि आपने एग्जाम्पल्स बहुत सारे लिखे हैं। फिर चैलेंजेस में भी आपने बीच बीच में अपने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका एक ऑप्टिमिस्टिक से वे फॉरवर्ड होगा। अब वे फॉरवर्ड जो है हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होगा, मैक्रोस्कोपिक होगा, फॉरवर्ड लुकिंग होगा। अब जैसे अगर मिनरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है तो वे फॉरवर्ड हम क्या लिख सकते हैं कि इंडिया को मिनरल रिसोर्सेज को ध्यान रखना चाहिए वो, बट ये नहीं होएगा हमारा। हम इसके अंदर और ऑप्टिमिस्टिक क्या कर सकते हैं कि हाँ मिनरल रिसोर्सेज तो ठीक है, बट इंडिया को जैसे इंडिया पंचमृत वगैरह कर रहा है ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए, है ना। तो मिनरल रिसोर्सेज का क्वेश्चन था, पर हम ग्रीन एनर्जी की तरफ कंक्लूजन कर रहे हैं कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो हमें सोल्यूशन सोचना है कि ये तो बड़ा शॉर्ट टर्म है मिनरल रिसोर्सेज का, हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है ना। लाइक नेशनल ऑफशोर विंड पॉलिसी है, नेशनल हाइब्रिड सोलर मिशन है ना, ये सब है। तो हम लोग वो कंक्लूजन में लिखेंगे, तो उससे हमें थोड़ा बेटर एग्जामिनर को ये इसने ज़्यादा सोचा है बात को और आगे सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, है ना। हमेशा अगर चैलेंजेस आप 5 लिखोगे तो सोल्यूशंस ट्राई करना 7 है ना, क्योंकि हमें हमेशा एक सोल्यूशन पर्सन करना है, प्रॉब्लम पर्सन नहीं बनना है ना। जितने ज़्यादा हम एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स याद है यहाँ पे लिख दो गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू द सेम 1 2 3 4 5 और ये चीज़ है माइक्रो डायग्राम, हमने ये फॉलो करनी है जहाँ तक पॉसिबल है, ठीक है। ये अभी मेरे को पर्सनली पता चला क्योंकि इससे जो है ना हमारा पेपर जो है वो थोड़ा भरा भरा लगता है ना, पॉइंट्स की प्रेजेंटेशन थोड़ी सुंदर आती है और आंसर के अंदर जो है मोनोटनी नहीं आती कि सारा कुछ पॉइंट्स में लिख दिया। और एक्चुअली पैराग्राफ में तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, है ना। हम या तो सिर्फ पॉइंट्स में लिखेंगे, डायग्राम्स में लिखेंगे या माइक्रो डायग्राम्स में लिखेंगे, ठीक है। और कंक्लूजन और इंट्रो हम घर से अपना मोस्टली सोच के जाएंगे हर चीज़ का, नहीं भी सोचा है तो हम लोग वहाँ ट्राई करेंगे कि हम ऑन द स्पॉट कुछ अच्छा से बनाएं, है ना। इंट्रोडक्शन कैन बी आइदर डेफिनेशन, है ना, और इट कैन बी सम फैक्ट और फिगर। मोस्टली हम ट्राई करेंगे फैक्ट्स और फिगर्स में रखें, बट हर चीज़ के फैक्ट्स फिगर्स नहीं याद रहते, है ना। तो हम लोग उस वाले केस में डेफिनेशन लिखें, ठीक है। बट हम लोग मोस्टली ट्राई करेंगे कि जो भी हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं मेजर थीम्स की वो हम याद करके जाएंगे कि इकोनॉमिक सर्वे में हेल्थ के लिए क्या कहा है, एनर्जी कितने % इंडिया में है और ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें भी टाइम के साथ ही आएंगी, ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़ने लग जाओगे रात आ जाएगी। मोस्टली मैंने ये सारा जो प्रोसेस था ये सारा मैंने मेंस के टाइम में किया था, प्री और मेंस के बीच में, है ना। पहले मेरी आंसर राइटिंग ज़्यादा नहीं थी, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा भी था कि यार प्री ही निकालना है, फिर मेंस देख लेंगे जो भी होता है ना। तो उसके बाद जाके थोड़ा सा मैं बीच दूर लगाया मैंने, तब जाके हो पाया, ठीक है। एक चीज़ और आती है ऑप्शनल, कि ऑप्शनल को आंसर रखें क्या चूज़ करें। इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो अगर आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है ना, वो आपको ज़्यादा होना चाहिए कि अगर आप उसका PYQ देखो यूपीएससी का सबसे पहले तो ऑप्शनल का अगर आपकी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के साथ लिंक्ड है ना, उसके जैसा सही आपको लग रहा है कि हाँ यार क्वेश्चन तो वैसे वैसे ही आ रहे हैं, तो फिर ठीक है, आपको इंटरेस्ट भी है डिसेंटली, तो दैट इज़ द बेस्ट, है ना। उसके अलावा आपने जो भी सोर्सेज मार्केट में मिल रहे हैं वो आपने लेनी है और आपने उस बेसिस पे अपना कर लिया। बट इन केस आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को तो ये करना ही नहीं था, तो आप है ना इंटरेस्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए भी क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि PYQs क्या है, क्या वो मैं टैकल कर सकता हूँ। क्योंकि कई लोग होते हैं वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको PSIR में इंटरेस्ट आया था वो ले लेते हैं, मेरे काफ़ी दोस्तों ने लिया था, उनका क्लियर भी हुआ कुछ होगा, तो वो ये PSIR या जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है वो आप ऑप्शन लो। और पर्सनली मेरा तो MBBS था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी था, तो मैंने कहा चलो मेडिकल साइंस ही ले लेते हैं, एटलीस्ट ग्रेजुएशन में कुछ पढ़ा हुआ है वही काम में आ जाएगा। तो इसलिए आपको वो ऑप्शन लेना है जो आपकी स्ट्रेंथ बन सके, या तो इंटरेस्ट हो या आपको ज़्यादा आता हो, ठीक है। उस बेसिस पे कभी मत लेना कि यार इस ऑप्शन में नंबर ज़्यादा आते हैं तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। एक साल किसी में ज़्यादा नंबर आते हैं, एक साल किसी और, ठीक है। बहुत हाईली फ्लक्चुएट करता है और आने वालों के हर ऑप्शन में नंबर आते हैं, नहीं आने वालों के अच्छे वालों में भी नहीं आते, ठीक है। तो इसलिए ये आपने कभी नहीं सोचना, ठीक है। सो ये हमारा थोड़ा गुड आंसर क्या होता है उसके बारे में ना था, तो ये आप देख लेना कि ये टेम्पलेट हम लोग फॉलो करा करेंगे जैसे भी जब भी आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो एथिक्स की जो केस स्टडी होती है ना उसके अंदर होते हैं 4 पेज, है ना। तो 4 पेज कई बार लगते हैं भरने की, यार बहुत मुश्किल है, एथिक्स का पेपर वैसे भी सबसे ज़्यादा लंबा ही होता है। तो स्टार्टिंग वाले पार्ट में होते हैं 13 क्वेश्चंस, ठीक है। लास्ट वाले पार्ट में होती है 6 केस स्टडीज, ठीक है। तो इनके अंदर भी टाइम डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एथिक्स एक लौता पेपर है जिसका पेपर खत्म नहीं होता है और मार्क्स फेच करना भी एथिक्स में आसानी है। आपने सुना ही होगा कि एथिक्स, ऐसे और ऑप्शन ये 3 चीज़ें हैं जिनमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं, तो बात सही भी है। बट GS 1 2 3 को लोग निगलेक्ट कर देते हैं और उनके अंदर बहुत मार्क्स खींचे जा सकते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करें ये है, तो मेरा टारगेट पर्सनली रहता था कि 1.5 घंटे में ये करना है और 1.5 घंटे में ये करना है, ठीक है। इक्वली डिवाइड कर लेता था। अब कई बार लोग बोलते हैं मेंस में कि यार पहले स्टार्ट 10 नंबर वाले करें कि 15 नंबर वाले करें, तो मैं पर्सनली 10 नंबर वालों से स्टार्ट करता था, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा कि ये बच्चे ने अच्छे आंसर लिखे हैं, तो एंड तक चलता रहेगा,
ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो 5 वाले 10 वाले के लिए, 15 वाले के लिए, बट मैं ऑर्डर नहीं चलता, ठीक है। सो पहले तो ये 5वां पेज भी होगा एथिक्स में, जहाँ पे यहाँ तक आपकी इतनी लंबी केस स्टडी लिखी हुई, फिर इतना से कोई पार्ट पे रह जाता है पेज का, तो मैं इसको स्ट्राइक आउट कर देता था कि अगले से ही स्टार्ट करूँगा, है ना। फिर मैंने अगले से स्टार्ट करा। अब मैंने जो केस स्टडी साथ साथ पढ़ी है ना, एक अप्रोच होती है स्टेक होल्डर अप्रोच, है ना। सो यहाँ पे पहले बॉक्स बना दूंगा ऐसे करके, है ना, और यहाँ हेडिंग डालूंगा स्टेक होल्डर्स। अब जब मैं केस स्टडी पढ़ रहा हूँ तो बीच में नाम आ रहा है रवि, है ना, राज, है ना, हाँ ये मीडिया कंपनी, पॉलिटिशियन, एसपी, तो ये सब बंदों के नाम आ रहे हैं इसमें। तो मैं पहले ही साथ के साथ पॉइंट्स बना के यहाँ पे उनको नोट कर लूँगा जब मैं पढ़ रहा हूँ फर्स्ट टाइम भी, क्योंकि मुझे पता चल गया जो भी बंदों के नाम है या प्रॉपर नाम है ना, वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। लास्ट स्टेक होल्डर हमेशा हमारा जेनेरिक सा रहेगा, या तो वो इन्वायरमेंट होगा या वो सोसाइटी होगा, ठीक है। तो ये लास्ट जेनेरिक स्टेक होल्डर है हमारा। तो फिर हमने ये कर दिया, जब सारा स्टेक होल्डर्स, अब मेरे को दोबारा केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैंने सारे बंदों के नाम लिख लिए हैं, अब मेरे को दोबारा कोई भी अगर रेफरेंस करना है तो मैं इन्हीं को दोबारा पढ़ लूँगा, मुझे पता है हाँ ये लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। हमने ये कर लिया। फिर इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे कि हाँ ये केस स्टडी में रवि नाम का बंदा था, उसके साथ ऐसे ऐसे हुआ था, इस शॉर्ट में थोड़ा सा समराइज कर देंगे 3-4 लाइन के अंदर, तो उसको ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। फिर वो बोलेंगे व्हाट आर द एथिकल डिलेमास, अगला पार्ट होता है क्वेश्चन का। तो एथिकल डिलेमास में पता नहीं होता हम क्या क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एथिकल डिलेमास हम लोग हेडिंग डालेंगे। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो यूट्यूब पे आप वीडियो देखना है एथिकल डिलेमास यूपीएससी, ठीक है, उसके अंदर आपको मिल जाएगी एक वीडियो कोई भी, उसके अंदर उन्होंने 25 से 30 एथिकल डिलेमा समझा रखे हैं, तो आप उसका पहले ही नोट बना के रख लेना कि 25 से 30 है, तो हर एक केस स्टडी में 3-3, 4-4 यूज़ कर लेना। बट उसके अलावा ना एक चीज़ होती है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ जो लगे होते हैं, जब आप एथिक्स पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा, बहुत ईजी है। इसके अंदर निमोनिक ही है इसका अपना, आईएएस फुल निमोनिक है इसका। कुछ नहीं होता है, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस और लीडरशिप, ये 7 क्वालिटीज होती हैं। तो अब हमने क्या करना है कि एथिकल डिलेमास इन 7 क्वालिटीज को आपस में लिंक करके कर देना है, इंटेग्रिटी वर्सेस सेल्फिशनेस, ये वर्सेस ये, है ना। तो इन सब अकाउंटेबिलिटी वर्सेस ये, तो जो भी हमें सूटेबल लग रहा है ना हम लोग ये कर लेंगे। खुद से भी आप बता सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट वर्सेस अनएथिकल गेन्स, कुछ भी बना दो एथिकल डिलेमास, पर वो सिर्फ 3 से 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपने अगर यहाँ पे लिख दिया इंटेग्रिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी फॉर एग्जांपल, तो एक लाइन में उसको एक्सप्लेन करोगे कि क्यों है, उसके लिए ये था बट उसको ये भी फायदा हो सकता है, ठीक है। ये एक लाइन समझा दिया। तो ऐसे करके आपने 3 से 4 एथिकल डिलेमास लिख दिए। अब मेन क्वेश्चन उसमें आता है व्हाट आर द चॉइसेस अवेलेबल टू हिम, ठीक है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला चॉइस होगा कि यस हमेशा, कि हाँ वो हर चीज़ को मान जाएगा, अनएथिकल काम कर देगा ऐसे वैसे। तो अब हमारे को होता है कि इसमें जगह कैसे भरेगी, इतने सारे पेज है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोज, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स, ठीक है, 1 2 3। अब हमने जो स्टेक होल्डर्स लिखे हैं ना, ये वाला जो ऑप्शन है यस वाला, हर एक स्टेक होल्डर के लिए किसी के लिए प्रो होगा, किसी के लिए कॉन होगा। अब मैंने बस ये नाम उठाने, ये नाम यहाँ पे भर दिए हैं, जिसके लिए प्रो है या जिसके लिए कॉन। तो मुझे दोबारा मेरी मेहनत नहीं लगी, मेरा टाइम बच गया और मेरा पेज बन गया, ठीक है। तो ये प्रोज कॉन्स का टेबल हो गया। सेकेंड ऑप्शन हमेशा रहेगा नो, नहीं करा, उसके प्रोज कॉन्स हम लोग लिखेंगे। अब थर्ड ऑप्शन है हमारा, जो हमारा यूनिक सा सॉल्यूशन होना चाहिए, जो हमारा एक्चुअल आंसर भी रहेगा, ठीक है। सो हमने ये कर दिया थर्ड हमारा। सो अब यूनिक सा सॉल्यूशन कैसे आना है वो भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो ये हमारा आ गया, इसके प्रोज एंड कॉन्स आपने बता दिए। अब जनरली तो यहाँ पे आंसर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कई बार क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट भी होता है कि क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए कि फ्यूचर में ऐसी दिक्कतें ना आए, इन केस वो दिया हो या ना दिया हो, हम लोग अपनी मर्जी से ही यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे कि ऐसी चीज़ जो है फ्यूचर में ना रिपीट हो। 1 2 3 4 5 और लास्ट में 2 लाइन की कंक्लूजन लिखेंगे कि क्यों ऐसा होना नहीं, कि क्या कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक सी जो भी हमने लिखी है, चाहे वो जेनेरिक सी लाइन भी हो, बस कंक्लूजन होनी चाहिए। जनरली मैं क्या करता था कि घर से कुछ कोड्स याद कर जाता था, तो यहाँ पे भी कोड लिख दिया, ठीक है। जैसे अब एथिक्स में नॉर्मल क्वेश्चन भी पता ही था कि रशिया यूक्रेन में कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो उसके लिए मैं कोड याद कर गया था कि वॉर्स आर पुअर रिजल्ट्स फॉर कार्विंग आउट अ पीसफुल टुमारो। तो अब मेरे को कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस सीधा कोड लिख दूंगा मार्टिन लूथर किंग कि वॉर में कुछ नहीं रखा है ना, उससे पीस कभी नहीं आ सकती। तो वो मैंने कोड लिख दिया, वो कंक्लूजन सोचने नहीं पड़ी, लिखने नहीं पड़ी, खुद वो कोड लिख दिया खत्म हो गया। सो ऐसे करके हम लोग एक केस स्टडी को अटेम्प्ट करेंगे, है ना। उसको कैसे हमने स्टार्टिंग में स्टेक होल्डर्स लिखने हैं, फिर एथिकल डिलेमास लिखने हैं, तीनों अपने ऑप्शंस क्रिएट करने हैं,
और प्रोज एंड कॉन्स में डिवाइड किया। ठीक है, अब मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि आप अभी नए नए ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी बने हो, है ना, तो फिर आपके क्या हो रहा है कि वहाँ पे बस ड्राइवर्स ने वहाँ पे स्ट्राइक कर दिया और चक्का जाम सा कर दिया उन्होंने, कह रहे हैं हम मूवमेंट नहीं होने देंगे स्टेट के अंदर। तो आपने पूछा क्यों, क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि बस ड्राइवर था एक उनकी कंपनी का, है ना, तो फिर तो बस ड्राइवर्स की यूनियन थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों का एक ड्राइवर था, तो वो एक ट्रैफिक लाइट्स पे खड़ा था, तो उसकी एक प्राइवेट गाड़ी वाले से लड़ाई हो गई, सरकारी बस ड्राइवर था, तो लड़ाई हुई, तो उसमें क्या हुआ, लड़ाई में बस ड्राइवर जो है वो मर गया ऑन ड्यूटी, प्राइवेट वाला जो है वो क्रिटिकली एडमिट हो गया। तो बस ड्राइवर्स की डिमांड है कि उसकी फैमिली में बस ड्राइवर को किसी को जॉब दो, प्लस बस ड्राइवर को कॉम्पनसेशन दो जो ऑन ड्यूटी डेथ की होती है। पर सीबीआई और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि बस ड्राइवर ने पहले लड़ाई शुरू करी थी और उसने पहले हाथ उठाया। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यहाँ बस ड्राइवर की गलती है, उसने लड़ाई शुरू करी थी और अब वो मर भी गया खुद। तो अब बस ड्राइवर कह रहे हैं हम तो जब तक आपकी दोनों डिमांड्स फुलफिल नहीं करोगे तो हम तब तक तो नहीं आपको जाने देंगे, हम तो ऐसे ही रखे रहेंगे। तो अब आप उन्होंने पूछा कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब पहला ऑप्शन तो हो गया कि हाँ आप मान जाओगे कि हाँ फैमिली में कॉम्पेंसेशन भी दे दी किसी को, है ना, और फैमिली में जॉब भी दे दी, दोनों चीज़ें मान लिया। बट दोनों चीज़ें तो नहीं मान रही हैं हम लोग, है ना, वरना केस स्टडी के दिया है मेरे काफ़ी दोस्त ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं, कहते हैं कि हम लोग वेलफेयर स्टेट है तो हमको करना चाहिए सरकार को अपने बंदों के लिए, चाहे चलो गलती करती करती फैमिली की सफ़र करें, क्योंकि वो भी एक डालते हैं ना उसमें थोड़ा सा इमोशनल था कि उसकी 2 डॉटर्स हैं स्कूल कॉलेज में, उसकी मदर बीमार है ये वो, तो आप क्या करोगे। तो दूसरा ऑप्शन होगा कि नहीं हम लोग दोनों चीज़ों को मना कर देंगे, हम कुछ भी नहीं देंगे कि गलती है उसके लिए, हम बोलेंगे कोई नहीं देख लेते। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। अब हमें तीसरी चीज़ कुछ करनी है कि वो मिडल सा ग्राउंड आ रहा है बट वो थोड़ा सा क्रिएटिव भी होना चाहिए। सो मैंने वहाँ पे सोचा कि हम लोग जरूर चलो कुछ तो करने ही दोनों में से, है ना, था तो सरकारी बंदे और फैमिली भी खतरे में और ये स्ट्राइक भी हटानी है। तो मैं बोलूँगा कि हाँ हम लोग एक फैमिली में किसी बंदे को जॉब दे देंगे, बट दैट विल बी सब्जेक्ट टू मेरिट, कि हर 6 महीने बाद उसका टेस्ट रहेगा उस चीज़ के लिए कि अगर हम टाइपिस्ट का काम दे रहे हैं फॉर एग्जांपल सरकारी, तो उसको टाइपिंग आनी चाहिए वरना फिर हम निकाल दें। ठीक है, ये सब्जेक्ट टू डाल दिया मेरिट रिलेशन। दूसरा है कि कॉम्पेंसेशन के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जो बस ड्राइवर्स की यूनियन है कि देखो यार हमने अपनी तरफ से एक जॉब दे दी है, तो हमारी सिचुएशन भी समझो, इतने रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, अगर हम तुम्हारे बंदे के लिए इतना कर रहे हैं तो तुम भी तो अपने के लिए कुछ करो। तो तुम लोग एक फंड के लिए क्रिएट कर देते हो, है ना, जिसका तुम लोग खुद ही 10-10 रुपये 100-100 रुपये सारे डालो, तुम लोग 1000 बंदे हो, इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, उसको दे देना, इतना भी क्या है इसमें। अब इस चक्कर में सारे लोग ये भूल गए कि एक प्राइवेट बंदा भी था, है ना, जो वो था ऑप्शन बताया फंड क्रिएट करेंगे पैसे दे देंगे, तो अच्छा ऑप्शन है। हमने थोड़ा यूनिकली बात करी, आधा आधा कर दिया, तो हमें ज़्यादा वो भी नहीं करना पड़ा, हम बीच में भी आ गए, प्रैक्टिकली फिजिबल ना हो फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट हमने अपनी तरफ से ट्राई करा। तो इसके अंदर काफ़ी लोग ये भूल गए कि वो प्राइवेट बंदा भी तो था जो क्रिटिकली एडमिट था हॉस्पिटल में, है ना, उसकी भी किसी ने बात ही नहीं कही, तो ये लोग भूल गए। तो मेरे को इसलिए ये फायदा हुआ कि मैंने स्टार्टिंग में स्टेक होल्डर्स लिख लिए थे ना, तो जब मैं प्रोज कॉन्स लिख रहा था तो वो प्राइवेट वाला बंदा मेरे दिमाग में रहा, वरना इतने लंबे प्रोसेस के बाद वो भूल जाते हैं कि केस स्टडी के अंदर क्या था। तो इसका ये बेनिफिट है। ठीक है, तो उसमें मैंने बोला कि जो इसका इतना सा कॉम्पेंसेशन का पार्ट होगा वो उस बंदे की ट्रीटमेंट में भी जाए फंड से, कि भाई आपकी यूनियन के बंदे से गलती हुई है तो आपका भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको टेक ओवर करना। ठीक है, तो ये मेन हमारा केस स्टडीज का रहता है। इसके अलावा हर एक पेपर के अंदर ये चीज़ है कि हमने डायग्राम्स बहुत सारे बना दिए, जैसे GS1 के अंदर ही मैं 3 वर्ल्ड के और 4 इंडिया के मैप बना के आया था, चाहे वो रेलेवेंट तो होंगे ही हमेशा। क्वेश्चन आ गया लैंडस्लाइड्स पे, तो हम डायग्राम बना देंगे, हाँ यार इंडिया के अंदर इस जोन के अंदर लैंडस्लाइड होती है। क्लाउड बर्स्ट पे आ गया, बोल देंगे 2 रिसेंट एग्जांपल बता दो, आया था क्वेश्चन, तो हम बता देंगे कि हाँ ये हमारे 2 रिसेंट एग्जांपल हैं कि यहाँ और यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट है। तो हम लोग हर चीज़ का डायग्राम बनाएंगे जहाँ भी पॉसिबल है। इनफैक्ट GS2 में क्वेश्चन आ गया था I2U2, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था, तो मैंने वर्ल्ड मैप बना दिया, उस पर I2U2 मार्क कर दिया, है ना, यहाँ पे ये I2U2 है, तो इनका ये जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है, तो आपने भी ट्राई करना है जितने ज़्यादा आप डायग्राम्स बना सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ जैसे एथिक्स के भी हैं कुछ डायग्राम्स तो मैंने रखे हुए थे कि जब कुछ नहीं समझ आ रहा तो वो डायग्राम्स ही बना दो। ठीक है, तो जैसे एक ये डायग्राम होता है वैल्यूज, बिहेवियर, कैरेक्टर, कंडक्ट। ठीक है, ये 4 चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर ये जो है जो बाहर तक जा रहे हैं ये एथिक्स है, और ये वाला जो पार्ट है मोरालिटी है। तो इसका मतलब है कि एथिक्स जो है वो मोरालिटी से ब्रॉडर है,
ठीक है। अब जहाँ पे भी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, बस एथिक्स का कोई जेनरिक सा क्वेश्चन है, साइड में ये बना दो, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, ठीक है। इस डायग्राम को बनाने में 5 सेकंड भी नहीं लगे, है ना, और इतनी जगह भी भर ली, एग्जामिनर को भी लगा भाई बंदे ने बढ़िया डायग्राम बनाया। तो हम ऐसी ऐसी चीज़ें घर से करके जाएंगे, ठीक है। विशाखा यादव मैम है, उनके कुछ पीडीएफ घूमता है एथिक्स के डायग्राम्स का, है ना, तो हम लोग वो करेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डायग्राम होता है, वो हम करके जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक क्वेश्चन आएगा, तो मेरा पहले ये डायग्राम फिक्स था कि डेविड गोलमैन का मिक्स्ड मॉडल है, इसके ऊपर व्हाट आई सी व्हाट आई बिलीव ऐसे लिख के, है ना। तो ये सारे काम पहले करेंगे। क्वेश्चन में इमोशनल इंटेलिजेंस दिखते ही पहले डायग्राम बनेगा, फिर उसके बाद आंसर चलेगा। हमेशा पहले डायग्राम बनाएंगे हम क्वेश्चन में, ताकि हमें पता चल जाए इतनी जगह डायग्राम में लिखी है, उसके आसपास फिर हम लिखेंगे जैसे बुक में होता है। क्योंकि वैसे भी जो हमारे आंसर है उसका फ्लो ऑफ थॉट ब्रेक नहीं होना चाहिए, ना हमारे लिए ब्रेक होना चाहिए, ना एग्जाम के लिए ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। सो ये वाली बात नहीं होगी। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे रह गया था एनवायरनमेंट, ठीक है। अब देखो प्रीलिम का जो है ना कि फॉरेस्ट सर्विस का और सिविल सर्विसेज का कॉमन प्रीलिम है, ठीक है। तो इट इज मैंडेटरी कि 18 क्वेश्चन तो मिनिमम एनवायरनमेंट के होंगे इस टॉपिक से, और कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसकी इतनी वेटेज है। और जनरली हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह करते हैं, एनवायरनमेंट रह जाता है, और वो क्वेश्चंस बहुत हर्ट करते हैं हमारे। सो एनवायरनमेंट के लिए मैंने पर्सनली क्या किया था, जो शंकर की बुकलेट आती है ना, वो की थी। आजकल लोग पीएमएफ भी कर रहे हैं, मैंने पर्सनली नहीं करी थी, मेरे दोस्त की वजह से अच्छी है, बट एट द सेम टाइम बहुत बल्कि है ना। सो आप अपने हिसाब से दोनों बुक्स को पढ़ के देखो एक बार, थोड़ा थोड़ा, कोई लाइब्रेरी से ले लो, किसी फ्रेंड की ले लो, देख लो कि आपको सूट कौन सी करती है। मुझे तो पर्सनली मैंने शंकर करी थी, ठीक लगी थी, है ना। उसके अलावा बायो की जो एनसीईआरटी 11-12 थी, उसके लास्ट के 4 चैप्टर बोलते हैं पढ़ने के। अब मेरा बायो का बैकग्राउंड था तो मैंने नहीं पढ़ी थी, है ना, बट आप लोग उसके लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ सकते हो 11-12 की बायो की एनसीईआरटी की, उससे कुछ फायदा हो जाएगा, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो शंकर वाली बुक के अंदर भी ना हम लोग सिलेक्टिवली पढ़ेंगे, पूरी पूरी बुक नहीं पढ़ेंगे। जैसे हमें पता है कि अगर कोई चैप्टर है साइन माइनिंग के ऊपर, है ना, तो उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, प्री में तो पक्का ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो मेंस का टॉपिक बन जाता है वैसे भी, है ना। तो हम स्मार्टली करेंगे। जो प्रोटोकॉल वगैरह वाला चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी हम लोग खुद हाथ से लिस्ट बनाएंगे, उसकी हमको यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, उसके हम लोग जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो हम लोग उसको सॉल्व करके उसमें ऐड करेंगे। तो हमने जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोटोकॉल ट्रीटीज हो गई हैं, हमारी वेटलैंड साइट्स हो गई हैं, हमारे नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे से करेंगे। उसके अलावा जो शंकर की आप देखोगे स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर है ना, जो जेनेरिक एनवायरनमेंट के ऊपर है, बायोम पे, है ना, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, तो वाले चैप्टर्स में हम अच्छे से पढ़ेंगे। उससे हमारा थोड़ा बेसलाइन बनेगा। जैसे अब पता है कि हमें, अब मैंने ऑब्जर्व करा जब मैं पीवाईक्यू देख रहा था कि पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक साल एयर पोल्यूशन पे आएगा, AQI इंडेक्स के अंदर कौन से 12 पोल्यूटेंट्स हैं, ये वो, एक साल नॉइज पे डाल देंगे, एक साल न्यूक्लियर पे डाल देंगे, तो पता है हमें पोल्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, ये हमें खुद करना पड़ेगा पीवाईक्यू से। और एनवायरनमेंट तो हम अच्छे से करेंगे, वहाँ पे भी हम थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएंगे। कई बार बोलते हैं कौन सा इनमें से ऑर्गेनिज्म है जो ये कर सकता है, 4 ऐसे रिलेटेड से मंकी टाइप कुछ लिख देंगे, तो थोड़ा सा वहाँ कॉमन सेंस लगा के हमें करना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन सॉल्वेबल है ना। कोई क्वेश्चन कई बार बायो के ट्रिकी भी आ जाते हैं, कौन सा इनमें से फिल्टर फीडर है, तो वहाँ पे भी कुछ ऑक्टोपस वगैरह कुछ लिखा हुआ है, तो उसका आंसर शायद ऑयस्टर था, तो आप खुद सोचो ऑयस्टर है तो वो थोड़ा, इसका मुंह तो है नहीं, तो फिल्टर की थ्रू फीड करता होगा, तो है ना। थोड़ा ऐसे कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करके थोड़ा थोड़ा रिस्क भी लिया करेंगे, ठीक है। और ये रिस्क कितना लेना है कैसे पता चलेगा, जब हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, तो हमें पता चलेगा एक में आप 78 करना है, एक में 85 करना है, एक में 100 कर देना, तो आपको पता चलेगा कि स्वीट स्पॉट क्या है आपका। कोई 84 करते हैं, कोई 88 करते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग और पूछते हैं कि कितने हमें फुल लेंथ टेस्ट करने चाहिए प्री से, है ना। मैंने पर्सनली कर दिया 15। कई लोग कहते हैं 10,000 क्वेश्चन कर लो, है ना, सारा कुछ कवर हो जाएगा। पर आपने अगर कभी पेपर सॉल्व किया तो आपको पता है पेपर करने में अगर 1.5 घंटा लगता है तो उसके आंसर देखने में 3 घंटे लग जाते हैं, है ना। तो अगर हम लोग 10,000 क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग इतना तो हम फिर पक्का आंसर अच्छे से नहीं देख रहे होंगे, है ना। क्योंकि हम लोग अगर आप 100 क्वेश्चन का टेस्ट करो, उसके बाद आप उसके आंसर देखो अच्छे से, उसके बाद अलग ही सेटिस्फेक्शन आती है कि मैंने अच्छे से सारे आंसर भी देख लिए, ये टेस्ट मेरा कंप्लीट है। तो सच्ची में जेन्युइनली जो मैं बता रहा हूँ आपसे, फेब से लेके जो जुलाई वाला टाइम है, इतना की टाइम होगा कि आप अपने सेक्शनल टेस्ट कर पाओ और आप 15 फुल लेंथ टेस्ट कर पाओ। अगर आपने 15 फुल लेंथ टेस्ट भी अच्छे से कर लिए ना, उसके सारे आंसर्स देख लिए हैं, तो मोर देन इनफ। इतने क्वेश्चंस नहीं करने, 15 टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट में इतना आदत लग जाती है कि एमसीक्यू अटेम्प्ट कैसे करना, ठीक है। 15 टेस्ट जो मैंने बोले प्लस सेक्शनल प्लस पीवाईक्यूज, कितने हो गए, 1500 क्वेश्चन हो गए, जितने भी और हो गए। पीवाईक्यूज अगर 2013 से 22 तक के कर रहे हो, मान लो कि 9-10 साल हो गए,
है ना, तो 900 क्वेश्चन और हो गए, तो है ना इतने हमारे करके 2000 क्वेश्चन तो हो ही गए हैं। तो आपको कोई 10,000 क्वेश्चन या बड़ी कंपाइलेशन की इकोनॉमी की मैं पूरी बुक की एमसीक्यू की कर डालूंगा 4000 क्वेश्चन है, तो उसका उतना फायदा नहीं है ना। तो हम लोग अपना स्मार्टली सिलेक्टिवली करेंगे, जो आंसर्स इन टेस्ट में गलत हो रहे हैं उनको अगेन हम लोग अपने नोट्स में ऐड करेंगे, है ना। और जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है पर याद नहीं है, तो साथ ही साथ वो दोबारा कर पड़ेंगे। तो टाइम लगने तो टेस्ट की इवैल्यूएशन करने में, असेसमेंट करने में, पर अच्छे से करना है ना, भाग भाग के नहीं करना। और अगर आपको लग रहा है कि यार नोट्स में ऐड करना बहुत गलती है, तो आंसर शीट जो साथ में मिलती है टेस्ट के सॉल्व वाली, तो उसमें गोला मारना है जो आपको लग रहा है कि दोबारा रिवाइज करना है। तब कुछ क्वेश्चन तो इजी होंगे, बोल देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी, आपको पता ही है तो उसका आंसर थोड़ी हम दोबारा लिखेंगे, है ना। तो मार्क कर लेंगे या ऐड कर लेंगे, तो हम अपना काम छोटा करेंगे जितना पॉसिबल है हर पॉइंट, ठीक है। तो ये इसका है। तो थोड़ा सा अब मैं ऐसे का भी बता देता हूँ कि कैसे अप्रोच करना चाहिए ना। तो सब्सिक्वेंट जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर मैं जैसे इस साल का जो GS3 का पेपर है वो पूरा डिस्कस करूँगा, है ना। कुछ जो मेरे अपने खुद के आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं वो मैं थोड़े से शेयर कर दूँगा कि आप लोग देख लेना कि फाइनली आंसर्स कैसे लिखे थे, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। कोई मैंने ऐसे लिखा होगा तो वो ऐसे भी मैं शेयर कर दूँगा कि मेरा फाइनल ऐसे इससे मिलता जुलता था। 2022 के मैंने कौन से एसेस चूज करे और उनके अंदर मेरी क्या अप्रोच रही थी वो सब मैं बताऊंगा, है ना। सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में ये सब काम करेंगे। तो एसे के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे एसे के टाइप्स, सबको दो तरह के, फिलोसॉफिकल है, एक टेक्निकल है। टेक्निकल हो गया हेल्थ एजुकेशन इन सब पे हो गया, फिलोसॉफिकल है कि कुछ भी आता है। सो एक टाइम था जो एसे हमें पता है कि सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है, हर एक के अंदर चार टाइप्स के एसे होते हैं, दोनों में से एक ही चूज कर लें। एक एसे 125 का 125 का टोटल 250 मार्क्स का, तो इतनी ज़्यादा वेटेज है एसे की। और एसे की इकलौता पेपर है जिसके अंदर इतनी वेरिएशन है कि आने वालों के 80 भी आते हैं, आने वालों के 150 भी आते हैं। और 1 मार्क की मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ कि जो रैंक 69 है, रैंक 70 है और रैंक 71 है, हम तीनों के मार्क्स बराबर है, ठीक है। और अगर इतनी ही रैंक पे 70 रैंक तक ही आती है, एक मार्क पे 3 बच्चे हैं, तो आप सोचो 200 250 300 पे 1 मार्क पे कितने बच्चे होंगे, 10-15 तो होंगे, तो है ना। तो इस पेपर के इकलौते एसे के पेपर में ही हमारी इजीली 70 नंबर की वेरिएशन आ जाती है। तो 70 नंबर तो बहुत हो गए। अगर इस पेपर में ही आपके 130 प्लस आ गए, 120 प्लस आ गए तो आप सेफ हो, अगर 80 आ गए तो आप आउट। तो है ना, हमें ये भी इसमें काफी एनालाइज करना है कि एसे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इतना हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है। सो इसमें से एक सिलेक्ट करेंगे तो 250 मार्क्स हो गया। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, मेरे को भी नहीं पता था ऐसे कैसे करना है, तो अनुदीप दुरी शेट्टी सर है, उनका ब्लॉग है, ठीक है, उन्होंने ब्लॉग लिखा हुआ है इससे पे, तो मैंने वो अपना सर्च करा था नेट पे, तो अनुदीप दुरी शेट्टी सर का ब्लॉग पढ़ा है, इससे पे 1.5-2 पेज का था, पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, कुछ कुछ बातें क्लियर हुई। उन्होंने नीचे टेम्पलेट्स भी दे रखे थे, हेल्थ का PDF बनाया हुआ है, साइंस एंड टेक का PDF बनाया हुआ है, एजुकेशन का PDF बनाया हुआ है, जिसके अंदर कोड्स हैं, जिसके अंदर एग्जाम्पल है, सब कुछ है। बट अनुदीप दुरी शेट्टी सर ने जो पेपर दिया था उस टाइम पे टेक्निकल एसेस बहुत आते थे कि भाई सीधा फॉरेस्ट पे आ गया, सीधा एजुकेशन पे आ गया, सीधा विमेन एम्पावरमेंट पे आ गया, तो अब ये वाला आता नहीं है ज़्यादा, आएगा भी तो शायद एक ऑप्शन किसी एक सेक्शन का होगा, उससे ज़्यादा नहीं। बट एनीवेज मैं आपको बोलूँगा ऑलवेज प्रेफर टू राइट फिलोसॉफिकल एसेज, क्योंकि उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो, जितने मर्जी डायमेंशंस डाल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। टेक्निकल में आप बाउंड हो जाओगे, और टेक्निकल में ऐसा है कि हमसे ज़्यादा 500 लोगों को पक्का ही आता हो, है ना। मेरे को हेल्थ के बारे में, साइंस एंड टेक के बारे में इतना नहीं आता होगा जितना किसी और को आता है, और वो तो टेक्निकल ऐसे भर देंगे जो 5 6 7 पेपर लिख रहे हैं। तो हम लोग फिलोसॉफिकल चूज करेंगे, एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है कि अलग से आप क्रिएटिविटी में शोकेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे के टाइप्स हैं। अब ऐसे के अंदर भी हमारी 3 चीजें आती है। सबसे पहले आती है इंट्रो। अब इंट्रो 3 तरह की हो सकती है, एक है कि आप एनेक्डोट लिख दो या कोई स्टोरी लिख दो, ठीक है। दूसरा है कि आप अपना कोई फैक्ट और फिगर लिख दो। तीसरा है या इसको डेफिनेशन में लिख सकते हो आप इसको। और तीसरा होता है कोड या फिर आपको पोएम, ठीक है। सब ये 3 टाइप का होता है इससे। तो इसमें से कौन से से हमें स्टार्ट करना चाहिए, ये दो पक्का नहीं करेंगे, है ना। ग्लोबलाइजेशन पे ऐसे तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन तो देंगे, है ना। जीएस का आंसर नहीं है, ऐसे है,
एग्जामिनर को भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। मेन पार्ट है कि एग्जामिनर को पहले 1.5 पेज में इंगेज करना है कि वो हमारे ऐसे पूरा पढ़े, ठीक है। अगर नहीं पढ़ेगा तो वो बोलेगा हाँ यार ठीक ही लिखा है, चलो इसको 40 नंबर दे देते हैं, अगला पढ़ लेते हैं ऐसे। उसमें इतने पढ़ने ऐसे, उसको बहुत शौक है कि आप ही का पढ़े, इंटरेस्ट बनवाना है उसमें, ठीक है। लोग कोड पोएम्स भी स्टार्ट करते हैं, जिससे हम ये गुड अप्रोच, बट कोड पोएम के बाद क्या है, हम फिर डेफिनेशन लिखा करते हैं, है ना, तो वो इम्पैक्ट उतना सही रहेगा। तो बेस्ट है कि हम लोग किसी एनेक्डोट या अपनी स्टोरी से स्टार्ट करें, तो वो बेस्ट रहता है कि कोई स्टोरी अगर आप यूज़ करोगे, चाहे वो पर्सनल है चाहे प्रोफेशनल है, किसी सिविल सर्वेंट की है या करंट अफेयर रिलेटेड स्टोरी है, तो वो यूज़ करो, वो बेस्ट रहती है, ठीक है। अब अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो हमारे जितने भी पेजेस हैं, टोटल ऐसे मतलब 12 पेज होते हैं। अगर हम लोग मॉक टेस्ट देना किसी इंस्टीट्यूट का, तो कई बार ना वो मॉक टेस्ट में ना 14-15 पेज दे देते हैं, तो बंदे हमारी आदत होती है कि हम 14-15 पेज भर दें। यूपीएससी का पता नहीं होता कितने पेज है, वहाँ पे जाके मेरे कई दोस्तों ने क्या करा कि हाँ चैलेंजेस और सॉल्यूशंस भी डिवाइड कर दिए इससे को, तो उन्होंने कहा हाँ 14-15 पेज है, तो 7.5 स्टार्टिंग का 1 पेज इंट्रोडक्शन हो गया, 8वें पेज तक चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है। फिर पेज मिनट के देखिए 4 ही पेज रह गए, अब सॉल्यूशंस इतने से लिख पाया बेचारा, तो है ना। हम ये नहीं करेंगे, हम लोग इसलिए पहले ध्यान से एक बार पेपर में काउंट भी कर लेंगे, तो यूपीएससी ने इस बार 12 की जगह 11 नहीं दे दी या 14 नहीं दे दी, तो पहले 5 मिनट ये देख लेना एक बार पेज मिनट के कितने पेजेस हैं, ठीक है। सो टोटल 12 पेज है। अब आपको देखो 2 हिस्से हैं तो टोटल 24 पेज हो गए। बाय कंट्रास्ट एक जीएस के पेपर में होते हैं 50 पेज, ठीक है। तो वर्चुअली एसे जो है वो ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ द जीएस पेपर है, तो है ना। इसलिए एसे के अंदर बेस्ट क्या होता है, वंस यू हैव सिलेक्टेड योर टॉपिक 1, यू हैव सिलेक्टेड योर टॉपिक 2, अब आप अपने ये शुरू करने लगे ना, तो पहले आपने जो एसे के पीछे रफ शीट दी है उसके अंदर 10-15 मिनट लगा के ब्रेनस्टॉर्म करोगे कि मैंने लिखना क्या है, सीधा नहीं लिखने लग जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे करके अपना फ्लो चार्ट बनाओगे, ऐसे का टॉपिक लिखोगे, फिर इसके अंदर हम जैसे डायमेंशंस हम करते ही है ना, ये मेरी अप्रोच थी, ठीक है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, एनवायरमेंटल, मॉरल/एथिकल और हिस्टोरिकल, तो इन सारे डायमेंशंस के अंदर हमने ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये वो ऐसे ऐसे करके हम सोचेंगे हाँ इसके अंदर ये पॉइंट लिखूंगा, ये पॉइंट लिखूंगा, ये पॉइंट लिखूंगा, ऐसे ऐसे करके, तो एक पूरे पेज पे ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एथिक्स में हमारी रहेगी, वो थी कि हम लोग जो सिविल सर्वेंट्स है ना, उनके एग्जाम्पल बहुत सारे याद करके जाएंगे, 10-15। आर्मस्ट्रॉन्ग पामे सर हो गए, स्मिता सागरवाल मैम हो गई, है ना, प्रशांत नायर सर हो गए आईएएस, इन सबके हम एग्जाम्पल्स याद करके जाएंगे, इन्होंने क्या स्कीम्स करी हैं, क्या नया कुछ इनोवेटिव किया है, ऐसे में कम से कम 10 एग्जाम्पल याद करके जाएंगे पेपर में। इसके अलावा कोई डॉक्टर रवि कन्नन है, बड़े फेमस, पद्मश्री मिला हमें, उनका एग्जाम्पल याद करेंगे। जो भी आपको लगता है, ई श्रीधरन जो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया है, उनके एग्जाम्पल्स याद करके जाएंगे 10-15, क्योंकि एथिक्स के पेपर में मैं तो खुद से अपनी तरफ से याद करके गया था, बट पेपर में इस बार आया क्वेश्चन है कि कंपैशन वगैरह होनी चाहिए सिविल सर्विस में, इंटेलिजेंट होते हैं ये वो, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स ऑफ रेलेवेंट सिविल सर्विस, इस बार हमने पूछ ही लिया। तो मतलब क्वेश्चन की यूपीएससी की हमेशा एक इग्नेट डिमांड है कि आपको सिविल सर्विस के एग्जांपल पता होने चाहिए। इसके 1-2 एग्जांपल है, एक तो आपको पॉइंट अच्छा सब्सटैंशिएट हो जाता है, दूसरा एग्जाम्पल को लगता है इसको यार जनरली सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट है, इसमें रिसर्च करिए यार, इसको लोगों के नाम पता है, ठीक है। तो हम ये जब नाम याद करके जाएंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीच-बीच में सिविल सर्विस के एग्जांपल ऐसे भी स्प्रिंकल करते रहेंगे, साथ-साथ गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी किसी डायमेंशन से लिंक्ड है ना। अब जब मैं हेल्थ, एजुकेशन, अब जैसे सोशल है, सोशल के अंदर भी हेल्थ आएगा, एजुकेशन आएगा, वुमेन आएगा, चिल्ड्रन आएगा, है ना। सो ये सारे हैं, तो इन सब की जो स्कीम्स रेलेवेंट है वो भी मेंशन करता रहूंगा, ठीक है। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन हमने कर ली, एनेक्डोट वाली है। स्टार्टिंग के 15 मिनट हमने ऐसे ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, पहले 2 मिनट हमने पेज काउंट कर लिए और 5 मिनट लगा के हमने अपने दोनों ऐसे काउंट सिलेक्ट कर लिए कि कौन से करने हैं। अब दोनों ऐसे पहले सिलेक्ट करने का फायदा है, जब आप ये वाला पार्ट ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो ना, आपके दिमाग में अपना दूसरा ऐसे का टाइटल घूम रहा है, तो आप यहाँ पे कोई एग्जांपल अपना ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो ना, तो आप बोलोगे नहीं यार ये वाला ना दूसरे वाले में बेटर फिट हो जाएगा, तो मैं उसको वहाँ यूज करूँगा, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में दोनों ऐसे ब्रेनस्टॉर्म होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल आपने यहाँ से बचा के यहाँ पे डाल दिया, यहाँ से बचा के यहाँ पे डाल दिया, तो आपके एग्जांपल भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, वरना हम फर्स्ट हिस्से में अपना सारा कंटेंट डाल देते हैं और सेकंड के लिए कुछ बचता नहीं, ठीक है। तो ये उसके लिए दूसरी चीज थी। फिर अब हमने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह कर लिया, ऐसे का ना, स्टोरी बना दी अच्छी थी। अब हम आगे बॉडी पे, अब उसमें भी 3 तरीके होते हैं। एक हमारा होता है जैसे डायमेंशन हमने जनरेट कर दिया ना, जो बेस्ट डायमेंशन अप्रोच थी। दूसरा है पर्सपेक्टिव, ये मैं समझाता हूँ, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे।
और चौथा है कि हमारा क्रोनोलॉजी के बेस पे है ना, जो है हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इन तीनों में से हमने कौन सा चूज करना है? मैं जनरली क्या करता था कि मेरा मेजरली डायमेंशन पे घूमता था और डायमेंशंस के अंदर मैं पर्सपेक्टिव और क्रोनोलॉजी यूज करता था। जैसे अगर मैं अपना हिस्ट्री वाला यूज कर रहा हूँ ना डायमेंशन, अभी मेरे एसे में चल रहा है, तो इसके अंदर मैं क्रोनोलॉजिकली बता दूँ। अगर मैं एग्जांपल मैंने लिखना ही है गांधी जी का और हुमायूं का, तो पहले मैं हुमायूं वाला लिख दूंगा, फिर गांधी जी वाला लिख दूंगा, फिर आजकल के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लिख दूंगा, ठीक है? तो हम इसमें क्रोनोलॉजिकली किसी में भी चल सकते हैं। और दूसरा है हमारा जो ये पर्सपेक्टिव बेस्ड है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव नेशनल। अब ये है कि कोई डायमेंशन में कई बार पॉइंट दिमाग में नहीं आता कि अब मेरे को ऐसे के अंदर एथिकल डायमेंशन कोई बन ही नहीं रहा है, तो फिर मेरे को ऊपर इतना पता है, या जैसे एनवायरनमेंट हो गया कि नहीं बन रहा है, तो फिर कि इंडिविजुअल लेवल पे एनवायरनमेंट में क्या होगा, तो उसमें हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल में बनाएंगे कि इंडिया और पंचमृत का एग्जांपल लिख देंगे कि इंडिया कैसे अपनी खुद की रिस्पांसिबिलिटी ले रहा है, और ये वो फिलोसफिकल ऐसे में लिंक कर देंगे। और एथिक्स में हमारे पास अगर नेशनल लेवल का कुछ नहीं बन रहा, तो हम इंडिविजुअल लेवल पे कर देंगे कि हमें अपने अंदर का मॉरल कंपास राइट करना चाहिए ताकि ऐसे वैसे हो जाए। तो है ना, हमें ध्यान रखना है कि हर एक डायमेंशन के अंदर भी तीनों पर्सपेक्टिव है हमारे पास, तो इनमें से जो भी हमें ज़्यादा सूटेबल लग रहा है हम वो वाला यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा मेन काम है कि हमें वहाँ पे टाइम ना लगे सोचने में कि क्या हमने करना है। हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स और सब हेडिंग्स पहले डिवाइडेड हो। अब अगर ये कितने सारे पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, तो मेरे 8 पैराग्राफ तो मेरे को पता ही है किन चीज़ों में होंगे, है ना। इसके अलावा पहला मैंने 1.5 पेज कर चुका है एनेक्डोट से, लास्ट वाला पेज मैंने कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड टाइप्स के लिए छोड़ा है, तो बीच के जो मेरे 12 पेज हैं उनमें मैंने ये फिट करने का ही हो सकता है एक डायमेंशन को 2 पैराग्राफ लग जाए, एक को 3 लग जाए, या जैसे भी, और एक के बारे में बहुत ज़्यादा आता हूँ, एक के बारे में मैं हमेशा 2 ही पॉइंट, तो हम लोग को अपने हिसाब से कैलिब्रेट करेंगे, है ना। कई लोग होते हैं जो फिलोसफिकल थिंकर्स बहुत ज़्यादा हेवीली लिखाते हैं ऐसे में, मैं तो एक भी लिख के आया था, अरे मुझे आते ही नहीं थे, मेरा पी एस आई ऑप्शन भी नहीं था, इतने पढ़े भी नहीं थे। और जो लिख के आते हैं ज़्यादा फिलोसफिकल थिंकर्स वगैरह ना, तो उनको लगता है उनको ऑप्शनल शायद पी एस आई आ रहा है या फिलोसफी है, तो एग्जामिनर फिर मार्किंग उस हिसाब से करते हैं। तो हम इतना तो हेवीली नहीं यूज़ करेंगे, एक आधा कहीं पे करना है वो करते हैं जहाँ पे ज़्यादा फीजिबल लगता है। पर ज़्यादातर अब एक पेज का मैं आपको बता देता हूँ कैसा हमारा एक एवरेज पेज जो है वो दिखना चाहिए ऐसे का, मोर और लेस ऐसे होना चाहिए कि हमारे 1 2 3 पैराग्राफ्स हैं, है ना, और हर एक के अंदर 1 या 2 एग्जाम्पल दूसरे को, तो हमारे एक पेज पे 3 पैराग्राफ्स टाइप होने चाहिए, नॉट अ फिक्स्ड रूल, जितने करने हैं करो, 4 करने हैं 4 करो, पर एक तो बकरे मत करना, एक तो पैराग्राफ बना ही देना, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपना एग्जांपल ट्रायंगल के अंदर लिखता था, है ना, तो ये मैंने देखा था कई टॉपर्स यूज़ करते थे, तो मैंने भी शुरू कर दिया था यूज़ करना, अब थोड़ा कॉमन हो गया, तो आप भी अपनी इनोवेशन करो। इसका क्या फ़ायदा है, एग्जाम की स्टार्टिंग में तो हम एग्जाम्पल अच्छे से लिखते हैं ना, ये एग्जाम्पल है, पेपर के एंड में लिखते हैं, है ना, तो फिर ये उसको एंड में समझ नहीं आएगा कि एग्जाम्पल इसने बहुत कोट करें। तो अगर मेरा ट्रायंगल है यहाँ पे भी और मेरा ट्रायंगल है यहाँ पे भी, तो एग्जामिनर को बताइए एग्जाम्पल ट्रायंगल के अंदर लिखते हैं, तो वो दूर से मेरा पेज दिख रहा है, उसको दिख रहा है कि इसके अंदर 5 ट्रायंगल बना रखे हैं, मतलब इसने 5 एग्जाम्पल लिखे हैं, तो ना बड़ा इसका एनरिच सा आंसर लग रहा है यार, ठीक ही होगा। तो इसलिए मेरे को ये वाली चीज़ मैंने करी थी। तो आप ऐसे अपनी खुद की इनोवेशन कर सकते हो पेपर में, है ना, कि एग्जामिनर को पढ़ने में पेपर आसान लगे। हमारा मेन एम क्योंकि वही रहेगा इसमें, ठीक है। तो हमने अपनी एसे की बॉडी भी डिस्कस कर ली, है ना, कि हम लोग ये अप्रोचेस यूज करेंगे। अब एंड में आ जाती है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन के अंदर क्या होता है कि जब हम अपना स्टार्टिंग का हमने, है ना, ये सारा बिल्ड कर लिया, एनेक्डोट बिल्ड कर लिया, और हम कंक्लूजन पे आ गए, तो कंक्लूजन हमने ऑप्टिमिस्टिक से थोड़ा सा लिख दिया कि ऐसे ऐसे हमें करना चाहिए, ऐसे पता चलना चाहिए कि हम कंक्लूड कर रहे हैं। अब हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में एनेक्डोट डाला ना, उसका रेफरेंस कंक्लूजन में डाला। जैसे अगर मैंने अपने ऐसे में जैसे मैं बताऊंगा बाद में आपको कि रविकरण सर का एग्जांपल यूज़ किया था इंट्रो में, तो वो वी शुड एग्जांपल द फॉलो द एग्जांपल ऑफ पद्मश्री डॉक्टर रविकरण। अब मैंने बता दिया कि उनको पद्मश्री भी मिला था उस काम के लिए, और फिर बस इतना सा मेंशन करके बाकी मेरा अपना जनरल से चल रहा है। तो चाहे ना चाहे जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में जो मैंने स्टार्टिंग में पूरा ऐसे लिखा ना, वो दिमाग में घूमेगा, तो उसको भी थोड़ी होलसम सी फीलिंग आएगी कि हाँ यार मैंने इसने जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से खत्म किया इससे, और यहाँ पे भी मैंने खत्म कर दिया। अब मेरे पास जो सेकंड एसे था ना, वो मेरे पास उस टाइम घड़ी मैं भूल गया था पेपर में, क्लास में क्लॉक थी, तो मैं ज़्यादा तेज काम करने लग गया था, तो मेरे पास 15 मिनट बच गए थे और मेरा जो पेज था वो इतना खाली रह गया था, नहीं बन रही थी उसमें बात सेकंड एसे के एंड में। तो मैंने कहा क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे ना ऐसे 4 लाइन की पोएम लिखी,
अब वो पोएम बहुत बेस्ट नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी कि भाई बहुत ही कुछ बहुत मैं पहले से पोएम लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। बट एक लाइन तो आपने लिख दी अपने ऐसे के टाइटल से रिलेटेड सी, उसके एंड में आपका आ गया सॉरो। अब आपने मन में बस उसके राइमिंग वर्ड सोचने हैं, है ना। आपने सोचा सॉरो होता है, हाँ यार टुमारो होता है, ये होता है, ये होता है, तो उसके बेसिस पे रिवर्स इंजीनियरिंग से पिछली लाइन कंप्लीट कर वो बस पढ़े कि थोड़ा सा रेलेवेंट टू द टॉपिक है, एंड में राइमिंग वर्ड्स भी आ रहे थे, हाँ पोएम जैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे करके थोड़ा सा हम लोग अपना क्रिएटिविटी भी यूज कर सकते हैं। एक और खास बात है, कई लोग बोलते हैं कि हमने सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है ना नहीं पढ़ी या पढ़नी चाहिए कि क्या सीन है। देखो मैंने तो नहीं पढ़ी थी। अब जहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, है ना, कुछ इलेक्शन से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है तो मुझे पता है एआरसी करती है, तो कंक्लूजन में मैं ये भी लिख देता हूँ कि पहले तो अपनी वाली बात लिख देता हूँ एंड फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड एआरसी इन फुल लेटर एंड स्पिरिट सो दैट ये हो जाए, ठीक है। अब उसको नहीं पता, आपने नहीं पढ़ी है, पर हर जगह भी नहीं यूज़ करनी, जहाँ पे पॉसिबल है पेपर में एक या दो जगह यूज़ करेंगे, पर हम थोड़ा सा इसको कर सकते हैं यूज़, है ना। पर मेजरली हम लोग हर चीज़ की कमिटीज़ याद करके जाएंगे, पुलिस रिफॉर्म्स की कमिटीज़, इलेक्शन रिफॉर्म्स की कमिटीज़ 2-3, दिनेश गोस्वामी ये वो, है ना। हम लोग विमेन के लिए कौन सी कमिटीज़ बनी है, ऐसे कुछ कुछ कमिटीज़ हम याद करके जाएंगे, पीडीएस की फूड सिक्योरिटी की शांता कुमार कमेटी, ये सब, है ना, बॉर्डर के लिए शिकायत कमेटी, है ना, मॉलीवुड क्वेश्चन, तो ये सारे हम याद करके जाएंगे कि कंक्लूजन में लिखने में हमारे पास हो कि अब मेरे को कोई पूछे ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ई गवर्नेंस पे है, तो मेरा कंक्लूजन पहले ही रेडी है ना, कि वी शुड फॉलो द नेशनल डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी गिवन बाय नीति आयोग एंड फॉलो द हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस इन फुल लेटर एंड स्पिरिट सो दैट इंडिया जो है वो ई गवर्नेंस हो जाए। और उसमें भी मैं कंक्लूजन में ई गवर्नेंस में ई पे गोला मार के ऐसे नीचे वो बना दूंगा एफिशिएंट, है ना, एथिकल और नहीं एक और चीज़, तो ऐसे करके हमने पहले ही अपना कंक्लूजन सेट कर दिया और घर से तो पेपर में गए लिखा है, कोई इशू नहीं, टाइम भी नहीं लगा सोचने में, और उसको भी लग रहा है कि हैदराबाद डिक्लेरेशन बहुत फॉलो करी है इसमें, मेरे को तो पता है बस इतना है कि ई गवर्नेंस की, ठीक है, और रिसेंटली हुई थी वो भी बात पता चला, तो ऐसे हमने ये सब स्मार्ट वर्क करना है। आपको भी कुछ यार कुछ डाउट्स, अच्छा है कि 6 घंटे डेली पढ़ रहे हो, क्योंकि जो एग्जाम से पहले वाला 1 महीना ना उसमें आप पढ़ो जरूर 10 घंटे, प्री मेंस के बीच में पढ़ो 10 घंटे, बट पूरे साल अगर आपको अपनी रिदम मेंटेन करनी है ना तो 6 घंटे पढ़ेंगे, मतलब ज़्यादा पढ़ सकते हो तो पढ़ो, बट बात ये होती है ना कि हम लोग 6 से ज़्यादा घंटे डेली नहीं पढ़ सकते। अगर हम पढ़ेंगे उससे ज़्यादा तो फिर ना 2 दिन बाद बर्नआउट हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा, फोर्स्ड ब्रेक, वो नहीं हमें चाहिए, है ना। हम लोग ट्राई करेंगे कि डेली 6 घंटा मेंटेन करें, अपना ब्रेक्स भी लेते रहें, संडे को हाफ डे ऑफ भी ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है कुछ है ना। इसके अंदर ब्रेक्स ऐसी नहीं होगी कि हम 10 दिन ट्रिप पे चलेंगे, इसके अंदर ऐसी होगी कि हाँ 1 दिन की ब्रेक होगी, ये कर ली, ठीक है। तो ये होता है कि तो मेरा कभी ऐसे नहीं था कि घंटों के हिसाब से पढ़ना है, मैं जनरली रखता था 20 दिन का टारगेट, कि 20 दिन में मैंने एंशिएंट मेडिवल कल्चर रिवाइज करना है ना। हो सकता है कि पहले दूसरे दिन में नहीं पढ़ पाया, कॉलेज में कुछ आ गया, है ना, पर तीसरे चौथे दिन थोड़ा सा फ्री हो गया, ज़्यादा पढ़ लिया, तो 7th 8th 9th डे तक मुझे पता चल गया कि हाँ यार मैं तो अभी 35% पे ही पहुँच जाऊँ, थोड़ा सा काम बढ़ाना पड़ेगा, मैं उस हिसाब से अपना काम बढ़ाता था। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम लोगों का एक दिन का टारगेट पूरा नहीं हुआ ना तो हमें अगले दिन गिल्ट होता है, बैकलॉग आता है, अगले दिन का भी पूरा नहीं होता, तो वो साइकिल खींचता रहता है। पर एक बात भी याद रखना, टारगेट कभी पूरा नहीं होता दिन का, अगर आपका टारगेट दिन का पूरा हो गया तो मतलब आपका टारगेट छोटा था, ठीक है। तो इसलिए उस बात से कभी नहीं डरना। अगर आपने बोला 5 चैप्टर पॉलिटी के 2 हिस्ट्री के पढ़ूंगा, हो सकता है 4 ही पॉलिटी के ये वही ना, तो ऐसा हो जाता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है ना। तो मेरा टाइम टेबल जनरली यार बड़ा फ्लेक्सिबल सा था, ऐसा नहीं था कि मैं, है ना, फिक्स करके बैठा, क्योंकि जो टाइम था कि मैं सिर्फ फुल टाइम सिर्फ यूपीएससी कर रहा हूँ वो था 2 महीने, उससे पहले या कॉलेज में था या इंटर्नशिप में, बट अगर एक एवरेज संडे का दिन है और मैं पढ़ पा रहा हूँ उसमें, तो मेरा यही होता था कि यार अपना सुबह लगा लिए अपने 3-4 घंटे, और फुल डे है तो बीच में लंच कर लिया, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, कुछ फ़ोन पे खेल लिया, यूट्यूब देख लिया, फिर उसके बाद 3-4 घंटे और पढ़ लिया, फिर रात को फिर से 1-1.5 घंटा फ़ोन चला लिया, फिर सो, ठीक है। तो ऐसे मेरा चलता था, डेली संडे वाले दिन में 7 से 8 घंटे हो जाए अगर टाइम है ना, वरना बाकी दिन में 6 घंटे हो जाए तो बहुत अच्छा है। डेली 6 घंटे बहुत सफिशिएंट है ना, इतना कुछ नहीं है, पर वो होना चाहिए कि इफेक्टिव होनी चाहिए पढ़ाई, है ना। क्योंकि कई बार होता है हम लोग किताब लेके बैठ जाते हैं पर दिमाग में नहीं घुसता, तो उस टाइम पे ले लो आधे घंटे की ब्रेक, है ना। कई लोगों का होता है कि वो 20-20 मिनट के सेशन लगाते हैं इंटर स्टडी के, फिर 5-10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। मेरा जनरली होता है कि 3-4 घंटे इकट्ठे बैठ के उसके बाद 2-3 घंटे की ब्रेक ले ली, तो सबका अपना अलग अलग होता है,
है ना डेली टारगेट्स, क्योंकि मैं पर्सनली 15-20 दिन के टारगेट्स रखता था डेली की जगह। मेरा ये होता था कि यार 15-20 दिन में ये वाली चीज़ खत्म करनी है, प्लस इतने आधे करंट अफेयर्स कर लेने हैं। तो वो चाहे मैं जब भी पढ़ूँ जैसे मेरा मन कर रहा है ना, पर सबका अलग है अपने मैनेजमेंट लेवल से ना, तो वो आप देख सकते हो। और कुछ देखो अभी पॉइंट आया था। बाकी एक ये है कि कई लोग बोलते हैं सोशल मीडिया का क्या करना चाहिए, बिल्कुल ही डीएक्टिवेट हो जाए, ऑफ हो जाए, ये हो जाए। तो मैं था तो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मतलब मैं कुछ एक्टिवली पोस्ट नहीं करता था, बट हाँ देख लेता था स्क्रॉल करके कि क्या चल रहा है ना, इंस्टाग्राम वगैरह क्या है। टेलीग्राम एक बहुत अच्छी चीज़ है, टेलीग्राम के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, वो देखो फॉलो करो। एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे मिली थी, पता नहीं कौन से चैनल पे, फ्री से पहले ही आई थी, शायद दोबारा भी आ जाए। वो एक पीडीएफ था, उसका नाम था एनाटॉमी ऑफ प्रेजेंस। मैंने ऐसे ही बोल दिया उसको, एक पता नहीं क्या है, फ्री से पहले। तो बहुत अच्छा था, उसके अंदर उन्होंने दिखाया होता है कि हर एक ऑप्शन को कैसे रूल आउट करा किसी टॉपर ने, कैसे एलिमिनेट करा, है ना, क्या सोच के एलिमिनेट करा। जैसे एक चीज़ मैंने वहाँ से सीखी थी जो मुझे फाइनली काम भी आई, कि जो फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट्स है वो जनरली गलत होती है ना। अगर लिखा हुआ है कि हाँ ये वाली चीज़ यहाँ पे फाउंड है और ये पूरा हार्डकोर फैक्ट है, तो गलत ही होगा, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ उसके अंदर ही चेंजेस कर सकता है। दूसरी स्टेटमेंट जो है, इट इज़ वन ऑफ द ये चीज़ इन इंडिया, तो वन ऑफ द वाली में वो इतनी गलती नहीं करता कि ठीक ही है। तो यही मेरे को सीखा मैंने वहाँ से कि फैक्ट में जनरली गलत होगी। अगेन रूल नहीं है ना कि भाई पक्का गलत होगी, बट हो सकता है बहुत जरूरी। तो पेपर में जो मैंने आपको बताया कि सोमनाथ टेम्पल या सर्किट हाउस इनॉग्रेट हुआ है, तो उस पर क्वेश्चन आया था। तो उस पर सोमनाथ टेम्पल में क्वेश्चन आ गया कि द टेम्पल वाज इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद इन 1951, और अगली थी इट इज़ वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन्स ऑफ इंडिया। अब मुझे क्या पता ज्योतिर्लिंग श्राइन्स क्या है, या ऊपर राजेंद्र प्रसाद ने कराया कि नहीं कराया। तो मैंने कहा इट इज़ वन ऑफ द ये वाली श्राइन्स इन इंडिया, तो हाँ हो सकता है कि हाँ होगा वन ऑफ द साइट्स, पर कि राजेंद्र प्रसाद नहीं किया है। मैंने कहा नहीं यार, नहीं करा होगा राजेंद्र प्रसाद, फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट गलत कर देते। तो आंसर जब आया तो कूल नहीं था। तो ना ऐसे थोड़ा थोड़ा हम लोग पेपर पे जब एनालाइज करेंगे तो इससे ये नेट से बेनिफिट हमें निकलेगा। तो खुद इस पर थोड़ा काम करना, स्ट्रैटेजी डिवाइस करो। मैंने काफ़ी बना रखी थी कि कौन सी चीज़ पे कैसे एलिमिनेट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव वाला सही हो सकता है, किसके अंदर यूपीएससी कैसे टाइप के क्वेश्चंस करता है। क्योंकि जो यूपीएससी बनाने वाले वो देते हैं कि जैसे अगर मुझे दे दिया आज पेपर बनाने को, तो मैं पेपर कैसे बनाऊंगा, पीवाईक्यूज देख के, है ना, किस टाइप का है कि इस साल कोई बहुत ही क्रेजी से पेपर नहीं बनाना है कि कल को मेरे ऊपर ही क्वेश्चन उठ जाए कि कैसे पेपर बना दिया, ठीक है। तो पीवाईक्यूज इसलिए एसेंशियल है, वो भी जब देख के बना रहे हैं तो हम भी देख के आंसर तो कर ही सकते हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ हमेशा दिमाग में याद रखो। तो सोशल मीडिया का ऐसा था। बाकी कई बार तैयारी करते हुए डाउट्स भी बहुत आते हैं कि भाई लगातार इतने दिन पढ़ाई नहीं हो रही है, अब क्या करना है ना। तो वो वाले फेज के लिए भी बेस्ट है कि अपने कुछ दोस्तों से बात करो, है ना। जैसे मेरे तो मेडिकल में मोस्टली नॉन यूपीएससी वाले लोग ही थे, तो उनसे मैं शेयर कर लेता था, है ना। और दूसरी बात ये है अपने घर वालों से बात कर लिया करो कि ऐसे ऐसे चल रहा है, कि भाई दिक्कत आ रही है ऐसे, तो बोल देंगे कि कोई नहीं हो जाएगा तेरा, ऐसे वैसे टेंशन नहीं करनी है। और दूसरी बात है याद रखना कि जैसे जो तैयारी का फेज है वो मुश्किल है, दिक्कतें सबको आ रही है ना। प्री का पेपर आप देखोगे आपको लगेगा बहुत मुश्किल है, पर याद रखना सबके लिए इतना मुश्किल है ना। तो इसलिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। आपने बस करना है कि मैं अपना बेस्ट दे के आना है ना। मुझे ये नहीं है कि मुझे किसी से ज़्यादा नंबर लेने हैं, मुझे बस अपनी पिछली परफॉर्मेंस से बेटर करना है। चंडीगढ़ में होने का ये भी एक फ़ायदा है, अगर जैसे मैं मॉक इंटरव्यू देने पहली बार राजेंद्र नगर गया था, तो वहाँ पे तो बहुत ही बुरा माहौल लगा मुझे। इतने सारे लोग हैं ना, सभी चलने की भी जगह नहीं है वहाँ पे, तो है ना। हर बंदा नया नया मटेरियल पढ़ रहा है, देख रहा है। तो मेरे को तो ये बहुत ही फ़ायदा लगा कि मेरा मटेरियल लिमिटेड था। मैंने ज़्यादा किसी से इतनी इन्वॉल्वमेंट रखी नहीं कि भाई क्या पढ़ रहा है, क्या करना है। किसी ने मुझे ज़्यादा पूछा नहीं भाई क्या पढ़ रहा है क्या। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा लगा कि मेरी तैयारी रिलैक्स तरीके से चली थी। मुझे कोई वो नहीं था कि किसी और से ज़्यादा नंबर लेने हैं, कि भाई टेस्ट सीरीज से भाई रिजल्ट लग रहे हैं, मेरा इतना रैंक आ रहा है, ये वो इतना कुछ नहीं था। मुझे बस अपने पिछले परफॉर्मेंस से अपने आप को बेटर करना है ना। और अपनी असेसमेंट भी मोस्टली जैसे मॉक दिया हमने, प्रीलिम का तो खुद ही असेस कर लिया कि हाँ ऐसे। मेंस का भी काफ़ी हद तक खुद असेस कर लिया था, पर मैंने एक टेस्ट सीरीज भी दी थी मेंस की, प्री और मेंस के बीच में, है ना। और मॉक टेस्ट भी जो 15 थे खुद ही मार्केट से खरीद लिए, खुद ही दे दिए, खुद ही असेस कर लिया, खुद ही नोट्स में ऐड कर लिया, खुद ही कर लिया। तो ना इतनी ज़्यादा आपने अनड्यू रिलायंस भी नहीं किसी और पर रखनी कि वो आपको हर स्टेप पे बताएगा कैसे करना है। खुद की अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और खुद वो आगे चलो, क्योंकि स्ट्रैटेजी हर एक की अलग है ना। टाइम पीरियड सबको अलग लगेगा, किसी को एक बार में समझ आती है, किसी को 4 बार में समझ आती है ना। तो जैसे पॉलिटी मेरे को नहीं समझ आती है ज़्यादा, तो मुझे उसको पढ़नी पड़ेगी। कम से कम मेरे को लगता है 1.5-2.5 साल की प्रिपरेशन में 15 बार तो पढ़ ली हो, है ना, बार बार।
पहले 4 बार मुश्किल लगती है पढ़नी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी इजी लगने लग जाती है, पर 15वीं बार पढ़ते भी उसमें हर बार मुझे कुछ नया मिल रहा है ना। और वो नया तभी मिलेगा जब मेरे को पिछले वाली बार पक्का बताओगी तो मैं नई वाली चीज़ को फोकस कर पाऊँ, है ना। सो ये मेन इसका रहता है हमारा। तो आपको किसी टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत है तो बताओ, कोई मतलब कि कोई बुक मार्क का आपको लग रहा है कि क्या टॉपिक ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कुछ भी आ रहा है तो पूछो यार। कोचिंग और सेल्फ स्टडी का क्या है? कोचिंग का ऐसे है कि यार कोचिंग में ना आपको बताएंगे कि पढ़ना क्या है ना, कैसे पढ़ना है और उस चीज़ को पढ़ना वो आपके हाथ में है ना। तो पहले तो मेजरली ये, जैसे अगर आप अपनी फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तो आपने अपनी कोचिंग की क्लास लगा दी, आज आपको रिवोल्वर रीडिंग की सर पढ़ा दी क्लास में, ठीक है। तो आप घर गए, आपने स्पेक्ट्रम खोली, उसके अंदर 10 पेज का चैप्टर रिवोल्वर रीडिंग की सर आपने पढ़ ली। अगर आपने क्लास में रजिस्टर में हाथ से नोट्स बनाए या आपके पास प्रिंटेड नोट्स हैं तो आपने क्या करना है कि ये वाली जो इसके अंदर जो स्पेक्ट्रम के अंदर 4 बातें नहीं होंगी, हो सकता है इसके अंदर 2 बातें एक्स्ट्रा हो, तो आपने ये वाली चीज़ इसमें ऐड कर दी आज के आज। तो ऐसे करके जब आपके महीने में मॉडल हिस्ट्री खत्म होएगा, आपकी क्लास नोट्स भी हो गए, आपके स्पेक्ट्रम भी हो गए। अब हो सकता है क्लास नोट्स के अंदर कोई चैप्टर है जो नहीं पढ़ाया जो स्पेक्ट्रम के अंदर ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, वीकेंड में हमने वो वाला चैप्टर भी अपना जो है वो पढ़ लेना। तो ऐसे करके हमारा टारगेट है, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तैयारी तो आपने अपना जो क्लासरूम नोट्स है और जो स्टैंडर्ड बुक है वो क्लास के साथ साथ ही निपटा लेना। बाय द एंड ऑफ दैट मंथ यू आर रेडी विद योर कंपाइलेशन। मतलब इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता अगर आपने साथ साथ कर लिया। हो सकता है कुछ दिन बैकलॉग आ गया हो कि यार स्पेक्ट्रम 4 चैप्टर पीछे चल रहे हैं हम लोग, तो कोई बात नहीं, वो 3 चैप्टर भी स्किप कर दिए, बट करंट डे वाला चैप्टर आपने साथ ही साथ पढ़ लिया, बेटर अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। और बेस्ट है, कोई टॉपिक अगर आपको फिर भी मुश्किल लग रहा है, याद नहीं हो रहा, तो सच्ची यूट्यूब पे डाल दो, कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी उसमें, उसको देखो 1.5x पे, और उसके अंदर 2 बातें नहीं मिलेगी वो अपने नोट्स में ऐड कर दो। मेन गेम यही है कि जो भी नई बातें आ रही हैं वो हमें एक जगह पे ऐड करनी, क्योंकि वो हम बाद में भूल जाएंगे। फिर आपका जैसे ये महीने का हो गया, मॉडल हिस्ट्री पूरा कर लिया, फिर आपने 5 दिन लगाए, उसको रिवाइज कर लिया, फिर अपना सेक्शनल टेस्ट दे दो, कोचिंग का दे दो, मार्केट से खरीद लो, कोई भी दे दो, फिर देखो कि कैसी परफॉर्मेंस है। पर इस प्रोसेस के बाद भी ना, जब आपने अपना अच्छे से पढ़ लिया है, ऐड कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो भी हो सकता है आपके मार्क्स कम आए। इसके 2 कारण हैं, एक तो क्योंकि अभी पता नहीं है कि एमसीक्यू को अच्छे से सॉल्व करने का तरीका क्या है, दूसरा है कि कई बार जो टेस्ट होते हैं वो अननेसेसरीली टफ होते हैं, उनके अंदर रैंडम क्वेश्चन डाले होते हैं, तो वो जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप करते रहोगे, अपने नोट्स में ऐड करके बार बार पढ़ते रहोगे, तो जब अगली बार आपको वैसे सेम क्वेश्चन टकरेगा अजीब सा, तो आपने उनके नोट्स में ऐड कर लिया, तो आपके लिए तो वो ईजी रहेगा, है ना। सो ये 2 ही कारण है जिस वजह से भी नंबर कम आएंगे। और एक है कि ऑब्वियसली आपने रिवीजन अभी उतने अच्छे से नहीं करी है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लिया है बट सारा कुछ याद नहीं रहेगा, चाहे नोट्स बना लो अभी, उसको 2 बार पढ़ लो, वो तो जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बार बार पढ़ोगे तब वो दिमाग में आएगा। और दूसरी चीज़ ये भी होती है, तो आपने ये पूरा प्रोसेस कर लिया, मेरा मॉडल हिस्ट्री मेरी बहुत बढ़िया हो, अगले महीने आपने पॉलिटी कर लिया, फिर आपने ज्योग्राफी कर लिया, अब आप अगले महीने में आए हो तो आपको मॉडल हिस्ट्री बिल्कुल ही नहीं आता, वो होता है नहीं याद होती, ऐसा थोड़ी है कि हमने एक बार पढ़ी तो याद होती। तो कोई बात नहीं, हम लोग उस टाइम पे क्या करेंगे, रोज़ रात को सोने से पहले बेड टाइम पे अपने नोट्स या स्पेक्ट्रम का एक एक चैप्टर पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ब्रशअप करते रहेंगे। अभी भी आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कोई और सब्जेक्ट चल रहा है तो स्पेक्ट्रम मुझे लगता है अच्छी बुक इसलिए भी थोड़ी स्टोरी बुक की तरह हो जाती है, उसके अंदर भी मैं आपको बताया था कौन सा वाला जो पार्ट है या कौन सा वाला फेज है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है 1600 से जब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हुआ था, वहाँ से लेके हमारा 1857 से पहले पहले का, तो सारा ब्रिटिश, पोर्चुगीज, डच, ये सब वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट हम लोग जनरली भूल जाते हैं या इतना अच्छे से नहीं करते, पर ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद अगला हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स और ये सब वाला बीच में पार्ट है। उसके अलावा हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है 1940 से 47 तक, क्योंकि ये वाला पार्ट भी उनका ध्यान नहीं देते, कैबिनेट मिशन प्लान ये वो, ठीक है। तो ये वाले से आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और एक और बात ये भी है कि बीच वाला पार्ट ना सब स्कूल में पढ़ा होता है, तो हम चाहे ना चाहे हमें याद ही होता है और वो पढ़ने में इंटरेस्ट भी बना रहता है और वो पढ़ के याद भी हो जाता है कि ये सेशन में ये बात हुई थी 1929 में पूर्ण स्वराज था, पता है हमें ये बातें, है ना। तो ये वाली बातें जो है बिल्कुल न्यू है और याद नहीं रहती, तो हम इन पर ज़्यादा फोकस करते हैं और क्वेश्चन भी इनसे ज़्यादा आते हैं, हम देखना पैटर्न पेपर है ना। तो हमने ये सब आइडेंटिफाई करना है कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मिडीवल हिस्ट्री है या एंशिएंट हिस्ट्री है, एक टाइम था तो लोग एएम से छोड़ के चले जाते हैं पेपर में कि यार ये वाले तो आते ही नहीं क्वेश्चन, बट अब इसमें से बहुत ही डिस्क्रिमिनेटली ज़्यादा आ रहे हैं, 10 से 11 क्वेश्चन एंशिएंट मिडीवल के डाल देते हैं आजकल लोग, तो है ना, इसलिए ये वाली पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया।
पहले फिर लोगों ने कहा चलो एंशिएंट इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट अच्छे से पढ़ के जाने लगे, मिडीवल नहीं पढ़ते थे। अब मिडीवल में से भी वो कंसिस्टेंटली 2-3 क्वेश्चन डाल रहे हैं। मेंस में भी इनफैक्ट 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली मिडीवल के डाले थे, प्री में भी 2 से 3 क्वेश्चन मिडीवल के थे। तो इसके लिए बस इतना सा अगर हम कर लेना 11th वाली 11th 12th वाली जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो पढ़ के उसके नोट्स बना ले और न्यू एनसीईआरटी डाल लें, उसके बाद कुछ नहीं है। अगर उसके बाद कुछ है तो किसी को भी नहीं आता, तो जस्ट लेट इट बी, कोई बात नहीं है ना। क्वेश्चन अगर जैसे आ गया तो उस साल की फॉलोइंग जो है वो क्या है। मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ ली थी, मैंने न्यू एनसीईआरटीज पढ़ ली थी, मैंने नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़ ली थी कल्चर वाली, तीनों में नहीं था। तो मैंने कहा किसी को भी नहीं आता तो कोई बात नहीं आता है ना, तो हम हर क्वेश्चन की टैकल करेंगे, बट हम ट्राई करेंगे जो हमारा स्टैटिक पार्ट है उसमें से कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आप सारे सोर्सेज जो है वो फॉलो करना, साथ साथ में यूट्यूब वीडियोस भी देखते रहो, है ना, कोई उसमें इशू नहीं। उसके अलावा और क्या मैं बता सकता हूँ, पॉलिटी के भी आप प्लीज़ नोट्स बनाना शुरू करो, जो लास्ट वाला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार होता है वो क्लासरूम में स्टार्टिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा वेटेज होती है, एंड वाला पार्ट उतने अच्छे से नहीं हो पाता। वो एंड वाले पार्ट में सिर्फ एक टॉपिक है जो पीआरआई है वो अच्छे से कवर होता है, उसके अलावा जुडिशरी, स्टेट वाली बॉडीज और जो हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं अच्छे से कवर होगा, तो वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसके नोट्स बना के रखेंगे, है ना। लोग बोलते हैं लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं, वो अगेन आपकी डिस्कशन है। मैं इनिशियल फेज में नोट्स बनाता था, मुझे लगता था यार अच्छे से पढ़ूंगा एक घंटा, फिर बाद में लगता था इतना टाइम लग जाए इसमें। तो इनिशियली अगर आपको लग रहा है ज़रूरी है तो बना लो उसके नोट्स। एक और चीज़ है, नोट्स जो हम इनिशियली बनाते हैं तो टेंडेंसी होती है कि हम सब कुछ ही लिख देते हैं, तो वो नेचुरल है, सब कुछ लिखोगे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे ही वो कट है। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत बल्कि नोट्स बनेंगे, सब कुछ लिखिए क्योंकि अभी हमारे लिए सब कुछ नया है। तो मैं जनरली रिकमेंड करूँगा कि जैसे आपने फर्स्ट रीडिंग कर ली कर लो, सेकेंड रीडिंग के टाइम आप नोट्स बना लो, है ना, कि उसमें आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ मुझे याद है और कौन सी मुझे मुश्किल लगती है। तो सेकंड रीडिंग के टाइम हम अपने नोट्स बनाएंगे, है ना, उसको हम लोग ऐड करते रहेंगे अपने उसमें कि जैसे जैसे चल रहा है। वरना आप कोई बात नहीं बल्कि नोट्स भी बना लो, जब आप उस नोट्स को तीसरी चौथी बार पढ़ोगे ना तो जो आपको पार्ट याद है आप उस पर नजर ही नहीं मारोगे, आप अपने आप ही इंपॉर्टेंट वाली बात ही पढ़ोगे। ठीक है, तो नोट मेकिंग बहुत एसेंशियल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत लास्ट के मंथ में ये आती है कि हमारे पास कंपाइल्ड मटेरियल हो तो यार मैं ये पढ़ लूँ, तो हम लोग मार्केट भागते हैं कि यार कोई कंपाइलेशन मिल जाए छोटी सी एएमसी की, ये पढ़ के मैं जाऊँगा पेपर देने, तो हम खुद ही की बना लेते तो वो बेस्ट है ना। मैं अपनी हिस्ट्री के भी कुछ जो मैंने नोट्स बनाए थे उनका सैम्पल भी लेके आके आपको दिखा दूंगा कि क्या था। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ हिस्ट्री के नोट्स का। सो जैसे मेरा ये पेज था ना, A4 साइज हॉरिजॉन्टली मैंने रख लिया, तो इसके अंदर मैंने जो भी सारी बैटल्स थी ना वो ऐसे ही कर दिया था, नेम ऑफ बैटल, फॉट बिटवीन, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और एंड में कौन सी ट्रीटी हुई थी। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर सारी बैटल्स क्रोनोलॉजिकली लिखनी शुरू कर दी। ठीक है, कि सबसे पहले अगर बक्सर हुई थी, प्लासी हुई थी, फिर बक्सर हुई थी, फिर एंग्लो मैसूर वॉर 1 हुई थी, फिर एंग्लो मराठा, फिर सेकंड पेज आ गया मतलब एंग्लो मैसूर ये वो, एंग्लो सिख वॉर ये वो, है ना। फिर एंड में आ गया ब्रिटिश अफगान रिलेशन, ब्रिटिश बर्मा रिलेशन, ब्रिटिश नेपाल रिलेशन। तो ये सब करके मेरे 4-5 पेज में सारे बैटल्स कवर हो गए। तो यूपीएससी में सिर्फ क्वेश्चन इतना ही आएगा कि ये बैटल इसके बीच हुई थी, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या है। और पता है कि जैसे अगर कौन सी बैटल है, तो एंग्लो मैसूर वॉर है, जैसे वो अपनी कर्नाटिक वॉर है, थर्ड कर्नाटिक वॉर, उसमें बैटल ऑफ कॉन्टिवोश हुई थी और वो सारे हार गए थे फ्रेंच उसमें। तो कुछ नहीं, हमारा जो थर्ड कर्नाटिक वॉर आ रही है उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट इवेंट लिख दिया, बैटल ऑफ कॉन्टिवोश हुई थी, है ना, इसमें जो था फ्रेंच हार गया था, तो फिर उसकी ट्रीटी एंड में क्या हुई थी, है ना। तो हम लोग सारी ट्रीटीज याद करेंगे, ट्रीटीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो हर बार पूछते हैं, है ना, कि जैसे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुई थी उसके एंड में क्या था, एक्स-वर्सेस किसी में ट्रीटी ऑफ मंडसौर हुई थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी। तो ये सारे हम लोग जो लिख के रख लेंगे ना 5 पेज, तो मेरे को बैटल्स की कोई चिंता ही नहीं है ना, मैंने उसी पेज को बार बार रिवाइज करना, मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे नोट मेकिंग हमने करनी है ना, समझ लो। तो आप ऐसे बनानी शुरू कर दो अभी से, जहाँ आपको लग रहा है। अगेन ये सबके लिए बहुत डिफरेंट है, जिसको जो मुश्किल लग रहा है वो उसके नोट्स बनाएगा, कोई फिक्स नहीं है कि इसी के हम नोट्स बनाएंगे। ठीक है, और पूछो आप लोग कुछ। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उन नोट्स को शॉर्ट में कैसे कंपाइल करना है मेंस के लिए, क्योंकि मेंस के लिए हम लोग को बल्कि नोट्स नहीं करना है, इसलिए इसको शॉर्ट में कैसे करना है। मैं मेंस की ना अपनी अप्रोच बताता हूँ मैंने क्या किया था फाइनली, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, प्री और मेंस के बीच में ना हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, ना हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, ना जीसी लेवल पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्री तक खत्म हो गया। अब 2 बातें, एक तो हमने प्री निकाल लिया ना, तो हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हमें इतना इतना तो आता है, मेंस इतना थोड़ा बहुत तो आता है कि हमने प्री निकाल लिया, हमें आता है।
तो मेरा क्या अप्रोच रहता था कि मैं ना हर एक जीएस को मैंने 1.5 हफ्ता दिया था, क्योंकि अब ये 3 महीने थे ना, तो 3 महीने से फर्स्ट महीने तक तो रिजल्ट ही नहीं आता, तब तक हमें पता नहीं हमारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो चाहे ना चाहे हम बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा ना प्री का मामला बॉर्डर पे ही रहता है। अगर आपके पर्सनली 100 नंबर भी बन रहे हैं और आपको एक्सपेक्टेशन है कि कट ऑफ 90 जाएगी, है ना, तो 4 क्वेश्चन नहीं करेंगे और हर एक कोचिंग की आंसर की में 4 क्वेश्चन की वेरिएशन रहती है, तो आपको नहीं पता आपका पार होएगा कि नहीं होएगा, ठीक है। तो ये डाउट सा रहता है। तो फर्स्ट महीना वाला पार्ट मेरा था कि हाँ एथिक्स कर लिया, थोड़ा थोड़ा ऑप्शनल नजर मारनी शुरू कर दी कि चल यार बाद में डाला। फिर जब हो गया मेंस क्लियर, तो उसके बाद मेरे पास थोड़ा ही टाइम रह गया, तो मैंने हर एक चीज़ को 1.5 हफ्ता दिया। उसमें मैंने क्या किया, पहले तो मैंने थोड़ा सा जो पार्ट लिया मैंने वो था कि मैंने पीवाई को सिखाया और आइडेंटिफाई करे कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस आप देखोगे तो आपको पता चलेगा टॉपिक लिखा हुआ है लिंकेज बिटवीन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आप सिलेबस देखोगे आपको लिखेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लिखा है ना, आपको दिखेगा है ना प्रेशर ग्रुप्स लिखा है, पॉलिटिकल पार्टीज लिखी है। तो उस वाले हफ्ते में मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि पीवाईक्यूज में से और सिलेबस में से कौन सी चीज़ें रिपीट हो रही है कॉमनली। जैसे लिंकेज बिटवीन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिलेबस में वर्ड टू वर्ड लिखा है। जीएस3 का क्वेश्चन था इस बार का लिंकेज बिटवीन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब इससे ज़्यादा क्या करें, सिलेबस दे दिया, सेम ही चीज़ क्वेश्चन में डाल दी, है ना। तो ये वाला जो सिलेबस है, इट वुड बी बेस्ट इफ यू हैव टाइम कि आप सिलेबस उठा के उसके अंदर से नोट्स बनाना शुरू कर दो उस टॉपिक के एक एक पेज पे, ठीक है। वो आप कैसे करोगे, आप बस नेट पे वो वाला टॉपिक डाल देना, 5 कम से कम ब्लॉग आ जाएंगे, किसी का भी दृष्टि का किसी का भी आपको आ रहा है, वहाँ से वो मटेरियल उठाया आपने वो डाल दिया। अब आपने इसको फॉर्डर मटेरियल है बेसिक, वो फाइनल नहीं है। अब फाइनल वो कैसे बनेगा, अब जैसे मेरा 1.5 हफ्ता मैं हर एक चीज़ को दे रहा हूँ, तो उसके अंदर मैंने क्या किया 2020 और 2021 के पीवाईक्यूज उठाए, ट्रेंड्स वगैरह के लिए। अब मैंने 2021 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया, बिना टाइम के मैंने उसका आंसर लिख लिया जो मैंने फाइनली लिखना है फॉर एग्जाम्पल। अब मेरे को पता नहीं है मेरा आंसर कैसा है, मैंने जो साथ में मॉडल आंसर्स मैंने नेट पे सर्च करे 2021 के किसी भी कोचिंग पे मिल जाते हैं, मैंने मॉडल आंसर्स देखे, मैंने कहा हाँ यार इसके अंदर तो ये वाला पॉइंट ऐड हो सकता था, ये वाला हो सकता था, ये वाला हो सकता था, ये वाला हो सकता था, है ना। क्योंकि हमेशा हमें डर लगता है कि अब मेंस में हमारे पास कंटेंट ही नहीं है, कि अभी पढ़ाई नहीं है शायद अभी तक लिखना यार आंसर कैसे लिखेंगे। पर मेन बात ना मेंस में कंटेंट की नहीं है। अब अगर मैंने भी 2-3 महीने में मेंस कर लिया तो मेरा कंटेंट इतना तो नहीं है कि सबके जितना है, जो चौथा मेंस लिख रहा है उसको ज़्यादा ही आता होगा। बात मेजरली प्रेजेंटेशन की है और डायमेंशन के नरेशन की। अभी वो भी एग्जाम्पल ही देता हूँ, है ना। तो ये हमारा जैसे मैंने कर दिया 1 2 3 4 ये एक्स्ट्रा ऐड करना, फिर मैंने ऐसे करते करते धीरे धीरे करके मैंने पूरे 20 क्वेश्चन 2021 के कर दिए। अब मैंने क्या करा, सबके मैंने मॉडल आंसर से वैल्यू ऐड कर दी, है ना कुछ। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, GS1 का ही फॉर एग्जाम्पल GS1 का ही कर रहा था, 4 टॉपर्स की आंसर कॉपीज देखूँगा अच्छे से कि कैसे वो फ्लो चार्ट बना रहे हैं, कैसे डायग्राम बना रहे हैं, क्या ये लोग कर रहे हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा। तो मैंने वो चारों की कॉपी में से कुछ आइडिया ले लिया कि हाँ यार जैसे कोई भी डिजास्टर का डायग्राम आता है, ये क्या करते हैं कि इंडिया का मैप बना देते हैं एक तरफ कि ये डिजास्टर इंडिया में यहाँ आया हुआ है, और अगले पेज पे ये लोग जो है डिजास्टर साइकिल बना देते हैं, ऐसे डिजास्टर लिख के, है ना, रिपेयर रिहैबिलिटेशन ये वो करके डिजास्टर प्रिपरेशन मिटिगेशन डिजास्टर साइकिल बना देते हैं। मैंने कहा सही बात है, कोई भी डिजास्टर क्वेश्चन आया तो इंडिया का मैप बनाऊंगा, डिजास्टर का साइकिल बनाऊंगा। तो ये सब चीज़ें मेरे को समझ आई, टॉपर्स की कॉपीज देखी। तो भाई जब ये मेरा हो गया है ना, ये 1.5 हफ्ता फिर मैंने लगाया था, 1.5 हफ्ते में मैंने 2021 और 2020 क्वेश्चन कर लिए थे, जहाँ मैंने पीवाईक्यूज के जो मॉडल आंसर थे वहाँ से वैल्यू ऐड कर दी, टॉपर्स की कॉपीज देख ली 8-10। अब मैं वीकेंड आया, उसके बाद सैटरडे संडे आया, एक टेस्ट GS1 मैंने सैटरडे को लिख दिया, एक टेस्ट GS1 में संडे को लिख दिया, किसी कोचिंग पे जाते फुल लेंथ टेस्ट विजन कर दे तो किसी का भी दे। अब उसके बाद 10 दिन बाद वो चेक होकर मेरे को आया आंसर, है ना। तो 10 दिन बाद जब वो चेक होके आया तो मैंने उसमें भी देख लिया कि हाँ यार क्या क्या गलतियाँ थी, इवैल्यूएशन जो थी वो मैंने अपने में डाल दिया। अब मेरे पास 2 मैंने खुद ये सॉल्व करे, 2 मैंने ये सॉल्व करे, हर एक चीज़ के 4 सॉल्व मेरे पास है, ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने अगले हफ्ते कुछ दिया, अगले हफ्ते 3 फिर 4, तो मेरे पास हर एक चीज़ के 4 सॉल्व पेपर हैं जो मैंने खुद से लिखे हैं, जहाँ पे मैंने मॉडल आंसर से एडिशन करी है, जहाँ मैंने टॉपर्स कॉपी से एडिशन करी है। टॉपर्स कॉपीज के अंदर भी क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट ही होते हैं PDS वगैरह, उन्होंने जो भी कमेटी का नाम लिखा है, जो भी डायग्राम है, जो अच्छा लग रहा है वो ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया उसको। तो मेरे पास ये बहुत ही अच्छे से हर एक GS के कितने क्वेश्चन हो गए 80, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पीवाईक्यूज एनालाइज करके सिलेबस में से कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, हर एक जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं टॉपिक्स उनके, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, एंड में विजन का अभ्यास होता है ना, 2 हफ्ते पहले पेपर से,
तो वो मैंने दिया था, तो मेरे पास हर एक जीएस के 5 शॉर्ट पेपर्स हैं इस टाइम पे, हर एक जीएस के 100 क्वेश्चन हैं, 100 आंसर्स हैं, तो बेसिकली 100 टॉपिक्स हो गए हर जीएस के। तो अब मैं वही आंसर्स को पढ़ रहा हूँ, वही मेरा मटेरियल है ना, मेरे को कोई अलग से मेंस 365 ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास अब यही है मटेरियल और ये मैं कर रहा हूँ। तो आप इसके अंदर एक है ना जंप क्या ले सकते हो इस पॉइंट पे कि आप अभी ही सिलेबस के अंदर से टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो 8 पेज के, ऑनलाइन से ढूंढ लो, बुक से ढूंढ लो, कहीं से भी ढूंढ लो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर पेपर के अंदर हमारे ना 20 क्वेश्चंस है तो हमें पक्का 7 से 8 ही आते हैं, ठीक है। 7 से 8 या 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सुने हुए हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही नहीं आते, सुने भी नहीं हैं और आते भी नहीं हैं। कोई 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन होगा जो हाँ यार थोड़ा बहुत ही वेग सा आइडिया है, कुछ जोर लगा के लिख दूंगा, तो ऐसे ही होता है पेपर वहाँ पे ना, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन तो हम घर से प्रेडिक्ट करके गए थे, इनमें टाइम भी बहुत कम लगा, जल्दी जल्दी हमने कर दिया। उसके बाद वालों में थोड़ा जोर लगाने की बात आती है। तो मेंस में मैंने जो अपना, मैं एक और जैसे एग्जांपल देता हूँ, इस बार क्वेश्चन आया था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप पे आया था GS3, ठीक है। तो उसके ऊपर था कि व्हाट बेनिफिट डज इट होल्ड फॉर ह्यूमन काइंड। अब मैंने जेम्स वेब टेलीस्कोप को प्री से मैंने शायद पढ़ा होगा, वो भी ऐसे उड़ता कि यार शायद प्री में आ जाए तो देख लेंगे, तब तक भूल गया था, ठीक है। तो मैंने कहा एक टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप के बाद आया है, क्या ही टेलीस्कोप के बेनिफिट्स होंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक पेज था, मैंने ऐसे करके बना दिया, बेनिफिट्स इट होल्ड्स फॉर ह्यूमन काइंड, ठीक है। पहला पॉइंट कि हाँ यार गैलेक्सी वगैरह को ऑब्जर्व करने में हेल्प करेगा, दूसरा है बताएगा, तीसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है ना, चौथा है कि मिनरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा, न्यू लाइफ एक्सप्लोर करेगा, है ना, मून और अदर न्यू प्लैनेट्स और न्यू लाइफ डिस्कवर करेगा, ठीक है। बाकी एरिया और प्लैनेट्स में वो मिनरल्स बताएगा ताकि हम लोग वहाँ से उठा के यूज़ कर सकें। तो ऐसे करके मैंने टोटल 17 पॉइंट बनाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं सुना, इनफैक्ट जिसके बारे में नहीं सुना उसके बारे में हम सबसे ज़्यादा पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बड़े हाई फाई पॉइंट्स थे, पर थे सारे कि कॉमन सेंस बनाते हैं कि हाँ ये कर ही सकते हैं टेलीस्कोप आप, कि सन के ऊपर जो सोलर फ्लेयर्स हैं उनके बारे में बता सकता है, जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं जो हमारे मैग्नेटिक रेज से हमारा एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब करते हैं उनके बारे में कर सकता है, हमारे टेलीकम्युनिकेशन में काम आ सकता है। कंक्लूजन में लिख दिया कि हाँ इंडिया को भी ऐसे जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसी चीज़ें करनी चाहिए, जैसे मिशन शक्ति किया था, ताकि हम लोग की स्पेस जो है वो 4th डोमेन आ रहा है वॉरफेयर वगैरह का, तो उसके लिए भी हमें काम करना चाहिए। कंक्लूजन आ गया इंडिया को लेकर, है ना। ऐसे करके हमने जो एक क्वेश्चन जो हमें शायद बिल्कुल ही नहीं आता था उसको हमने काफ़ी अच्छा बना दिया, काफ़ी लोग क्वेश्चन छोड़ा है। एक सबसे बड़ी दिक्कत हम मेंस में जो गलती कर सकते हैं वो है क्वेश्चन छोड़ना, क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना। कोई बोलता है कि क्वेश्चन छोड़ दो यार, 2 क्वेश्चन छोड़ दो, और जो क्वेश्चन आपने करे हैं वो बहुत अच्छे से करना है ना, कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता है तो क्या मैं इसको बहुत अच्छे से करूँगा, इसमें टाइम कम लगा के दूसरा क्वेश्चन करो तो बिल्कुल ही नहीं आता, मैं बोलूँगा वही करो, दूसरा क्वेश्चन करो तो बिल्कुल ही नहीं आता, क्योंकि अगर मैं बहुत अच्छा आंसर लिखूंगा तो भी शायद 10 में से मुझे 6 या 7 मिलेंगे, अगर इसको मैं एवरेज लिखूंगा तो शायद 5 मिल जाए। पर अगर दूसरा क्वेश्चन है तो मैं नहीं करा तो पहले 0 हो गया, प्लस थोड़ा सा बुरा इंप्रेशन भी पड़ गया कि इसने यहाँ टाइम बचा के यहाँ यूज़ करा, फिर भी यही लिखा है कम नंबर दो। बट इसमें ऐसा है कि मैं कुछ भी लिख दूँ जो इतना इस लेवल का आंसर है तो मुझे लगता है 3.5 नंबर तो पक्का ही देगा इस लेवल के आंसर, है ना। तो मुझे बेनिफिट यहाँ 8.5 नंबर है, यहाँ मेरे को 6.5 मिल है, 2 नंबर में फायदा हो गया, 10 रैंक 15 रैंक हो गई, तो है ना। इसलिए हमने ऐसी वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया। तो मटेरियल जो कंसोलिडेशन का काम है ना, वो कोई ऐसे कॉमन सोर्स नहीं है जहाँ पे मेंस का सारा सामान दिया हो, वो मल्टीपल जगहों से इकट्ठा करते जाना पड़ेगा, नेट से करना है, कॉपी से करना है, टॉपर्स कॉपी से करना है, ये 3-4 सोर्सेज ही हैं, एक जगह पे इकट्ठा करना है, बस ये चैलेंज है। और पूछो। तो फिर आज का सेशन खत्म कर दें यहाँ पे, है ना। तो आई एम होपफुल, ये काफ़ी मैंने तेज़ बताया होगा कहीं कुछ, है ना, ये ज़्यादा रैपिड पेस पे, बट तो कोई नहीं, धीरे धीरे करके हम और भी करेंगे, आंसर्स देखेंगे कैसे करने हैं प्रॉपरली, एसेज वगैरह देखेंगे, है ना। कुछ बात रिपीट करनी होगी आंसर का टेम्पलेट या केस स्टडीज़ का तो दोबारा भी कर दूँगा, उसमें कोई इशू नहीं है। हम इस साल के पेपर की केस स्टडीज भी सारी डिस्कस करेंगे, क्या बढ़िया आंसर हो सकता है ना। सर को बोलूँगा कि आप सबको क्वेश्चन पेपर दे देंगे जो हमें डिस्कस करना है उसके ऊपर, तो हम वैसे वैसे करेंगे, तो है ना। 5-6-7 ही क्लासेज हैं यहाँ पे, 1 अगस्त से वहाँ स्टार्ट हो रहा है मसूरी में, तो उससे पहले का ही टाइम है 9-10 दिन में, तो उतने में देखते हैं जितना कर सकते हैं हम करें, ठीक है।
सो ऑलवेज इफ यू कोई डाउट्स वगैरह होते हैं फ्रीली पूछ लिया करो, अगली क्लास के लिए भी आप डाउट्स लेके आओ। अब मैं हूँ तो है ना, पूछो जो पूछ सकते हो, इसमें घबराना क्या है किससे, है ना, सारे वही हैं तो पूछो आराम से, ठीक है, बाय बाय।